स्टार्टेड ऑल इंडिया रेडियो तब मैं अपने आप को आरजे जेवी बोलता था और जॉनथन बोलता था। तो वहाँ ना उस टाइम पे पोस्ट कार्ड जाया करते थे, फैन मेल, और मेरी पोस्ट कार्ड जो भी आती थी मैं फटाफट जाके ना उठा लेता था, क्योंकि उस पर वो जॉनथन नहीं लिखते थे, वो ज्वाला सिंह लिख के भेजते थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था नाम क्या है। तो मुझे लगा यार रेडियो पे जो मैं बोल रहा हूँ, ये जॉनाथन, ज्वाला सिंह, ये तो बहुत अलग हो गया। नहीं, वो सुनने में पता नहीं उनको ज्वाला सिंह लग रहा था। जॉनथन वाज नॉट अ वेरी कॉमन नेम, इट्स स्टिल नॉट अ वेरी कॉमन नेम। तो उनको लगा ज्वाला सिंह तो कॉमन है हमारे यहाँ पे देश में, बहुत सारे होते हैं, तो ज्वाला सिंह ही होगा। तो मैं भागता, तो कई बार मेरा मजाक उड़ाते सारे जॉक्स वहाँ पे जितने बाकी सारे थे प्रेजेंटर, वो कहते थे ज्वाला सिंह कौन है, इसकी पोस्ट कार्ड है। मैं यूँ दे दो। कुछ साल पहले जैसे अगर आप किसी 5 स्टार में बैठ के खाना खा रहे हैं तो लोगों को लगता था कि वहाँ पे बस सिर्फ प्रॉपर इंग्लिश बोलनी है, तो मैं तो सबसे सर्वर वगैरह से हिंदी में बात करता था। तो एक दो बारी ऐसा हुआ कि हमारे साथ कुछ बिजनेस एसोसिएट थे जिन्हें थोड़ा अटपटा लगा है, तो एक ने तो हद ही उड़ासी थी कि उन्होंने मुझे बोल भी दिया कि यार आप यहाँ पे 5 स्टार में आप बैठे हैं और आप हिंदी बात करने का, अरे मुझे गर्व है, मुझे हिंदी आती है, मेरी भाषा भाई क्यों नहीं बोलूँगा इसमें। मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इट नाउ कि मैंने बहुत कम टाइम के लिए किया, पर जब मैंने शुरुआत की ना प्राइवेट एफएम में तो मैं ऐसा ही शो करता था। डॉक्टर लव बना दिया उन्होंने मुझे, रात को शो कराने शुरू कर दिया। अब उनको मजबूरी में मुझे हटाना पड़ गया, क्योंकि वो जो कॉल करे ब्रेकअप, मैं कहता अरे यार तालाब में इतनी मछली, छोड़ो ना आगे बढ़ो। वो कह रहे तू क्या कर रहा है, वो बेचारा दुखी होकर कॉल कर रहा है। मैं कहता तुम उसको और दुखी थोड़ी करूंगा, उसको बताओ देयर आर सो मेनी अदर पीपल, यू नो, चाहे लड़की कॉल करे लड़का करे, उसको बोले यार और ऑप्शंस है, चलो मूव ऑन। मुझे ऐसे लगा कि यार यहाँ से छोड़ूंगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, फिर कोई और नौकरी भी ले लेगा, हम तो खुराफाती रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसके बाद किसी ने मुझे बुलाया नहीं। फिर क्या हुआ ना, धीरे धीरे करके ना पैसे खत्म होने शुरू हो गए, धीरे धीरे करके जितनी सेविंग्स थी वो खत्म हो गई। गाड़ी लोन पे थी, उसकी किस्त देनी थी, जिस घर में मैं रह रहा हूँ धीरे करके उसको हमने प्रॉपर्टी डीलर को दिखाना शुरू कर दिया। तो मेरे माँ बाप ने एक दिन मुझे बैठ के पूछा कि तू क्या कर सकता है। मैंने कहा पता नहीं। कहते क्या अच्छा क्या लगता है। मैंने कहा खाना। मैंने खाना थोड़ी कुछ बना सकता। मैं कहा मतलब मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। सो अगर मैं रेडियो जॉकी ना होता, एक्टर ना होता, तो शायद मैं एक शेफ़ होता। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो द फर्स्ट पेस्ट्री शेफ आरजे ऑफ इंडिया। मैं पेस्ट्री शेफ, सर्टिफाइड पेस्ट्री शेफ भी हूँ। तो मुझे लगा कि चलो ये करते हैं। तो उन्होंने कहा अब रेस्टोरेंट वगैरह का सेटअप का तो है नहीं, मैं वहाँ की भी सेविंग्स खत्म कर रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटा काम करते हैं, एक खोखा लेते हैं। और हमने एक छोटा खोखा लिया गुरुग्राम में, और मैंने वहाँ पे समोसे तल के बेचने शुरू किए। आपको पता है मैंने सबसे ज़्यादा पिक्चर कौन सी देखी जिंदगी में? हीरो, जैकी श्रॉफ जी की। मैंने 400 से ज़्यादा बारी पिक्चर देखी है। होस्ट तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको ज़िंदगी में, अच्छे इंसान बहुत कम मिलेंगे, ये अच्छे इंसान है। तो उनके सारे पॉडकास्ट ज़रूर देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और ये वाला सबसे ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? अपने घर पे भी सको। वो जो सुबह का मॉर्निंग का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहाँ लिंक ज़रूर डाल देना। मैं हूँ खुर्रा दिन। गॉड ब्लेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि जोनाथन नितिन ब्रेडी को आप जानते हैं, तो आई एम 99% श्योर कि आपका जवाब होगा नहीं। अगर इसी सवाल को मैं घुमाकर पूछूं, क्या आपने कभी जोनाथन नितिन ब्रेडी की आवाज़ सुनी है, तो भी आई एम श्योर कि आपका जवाब ना ही होगा। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या फिर देश के किसी भी कोने में रहते हैं, लेकिन एफएम के दीवाने हैं, और तब मैं आपसे पूछूं क्या आपने कभी आरजे नितिन का नाम सुना है या उनकी आवाज़ सुनी है, तो आई एम 100% श्योर आपका जवाब होगा खुर्राफाती नितिन को कौन नहीं जानता। तो आज के हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट के स्पेशल दोस्त हैं, गेस्ट हैं, आरजे नितिन। नितिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। जी, आपके जो भी शोज़ रहे हैं वो हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और कई बार रुलाते भी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सिंपल ये जानना चाहूँ कि आरजे नितिन ही क्यों, क्योंकि आपके नाम के अंदर जोनाथन भी है, नितिन तो है ही, हम सब जानते हैं, और ब्रेडी भी है। आपने तो छोड़ दिया बाय द वे। जी, मेरा एक्चुअल पूरा नाम है जोनाथन फिलिमन नितिन ब्रेडी। ओके, ये पूरा नाम था, मैंने फिलिमन छोड़ दिया था। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एंड आई थिंक बहुत मेरे खानदान वाले भूल जाते हैं, आप तो अपनी बात कर रहे हैं, वो भी भूल जाते हैं। जी, सो बैक टू द क्वेश्चन कि आखिर ये जो आपने नाम चुना आरजे नितिन ही क्यों, कोई और शब्द क्यों नहीं चुना आपने? तो एक्चुअली देखो, मेरा नाम जोनाथन फिलिमन नितिन ब्रेडी है, पर मेरी फैमिली हमेशा से मुझे नितिन ही बोलती आई है। आई थिंक उनको भी सूनो लेटर रियलाइज़ हो गया था मेरे माँ बाप को कि यार नाम बहुत लंबा रख दिया हमने, ये हमसे तो ना हो पाएगा। तो उन्होंने कहा नितिन ही बोलते हैं, तो मुझे नितिन ही बोलते थे। तो सो व्हाट हैपेंड वाज, आई टेल यू, व्हेन आई स्टार्टेड ऑल इंडिया रेडियो, तब मैं अपने आप को आरजे जेवी बोलता था और जॉनथन बोलता था। तो वहाँ ना उस टाइम पे पोस्ट कार्ड जाया करते थे, फैन मेल, और मेरी पोस्ट कार्ड जो भी आती थी मैं फटाफट जाके ना उठा लेता था, क्योंकि उस पर वो जॉनथन नहीं लिखते थे, वो ज्वाला सिंह लिख के भेजते थे।
क्योंकि my उनको समझ नहीं आ रहा God. था ये नाम क्या है। तो मुझे लगा यार ये रेडियो पे बट जो मैं बोल रहा हूँ, ये जोनाथन ज्वाला सिंह ये तो बहुत अलग हो गया. नहीं, वो सुनने में पता नहीं उनको ज्वाला सिंह लग रहा था। जॉनथन वाज नॉट अ वेरी कॉमन नेम, इट्स स्टिल नॉट अ वेरी कॉमन नेम। तो उनको लगा ज्वाला सिंह तो कॉमन है हमारे यहाँ पे देश में, बहुत सारे होते हैं, तो ज्वाला सिंह ही होगा। तो मैं भागता, तो कई बार मेरा मजाक उड़ाते सारे जॉक्स वहाँ पे जितने बाकी सारे थे प्रेजेंटर, वो कहते थे ज्वाला सिंह कौन है, इसके पोस्ट कार्ड है, मैं यूँ दे दो चुपचाप। तो मेरे को लगा यार नितिन नाम यूज़ कर लेते हैं, एक तो बोलचाल की भाषा में आसानी भी है, एंड कम्स मोर नेचुरली बिकॉज नितिन बहुत सारे हैं हमारे देश में। और रही बात खुराफाती नाम क्यों यूज़ किया मैंने और नितिन नाम क्यों साथ में लगाया, तो ये टाइटल मेरी माँ का दिया हुआ है। ओके. तो मैं बचपन में बहुत शैतान हुआ करता था, बदतमीजी नहीं करता था, मैं शैतान बहुत था। तो आई वाज अ लिटिल नोटोरियस इन द हाउस कि कुछ ना कुछ तगड़े जो है ये प्रैंक्स करता रहता है। तो मेरी माँ हमेशा बोलती थी मुझे बचपन में कि ये बड़ा खुराफाती है। तो उस टाइम पे तो ना प्रियंका किसी को पता नहीं था मतलब क्या है खुराफाती का, तो मुझे लगा कुछ बड़ा भारी भरकम वर्ड है, तो मैं अपने दोस्तों को बताया करता, तो पता है मैं खुराफाती हूँ। वो भी कहते थे वाह वाह क्या बात है, ना उनको पता मतलब ना मुझे पता। मुझे लगा मेरी इज्जत अफजाई हो रही है, कोई बड़ा टाइटल है। वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं समझा भाई मेरी माँ मुझे ये बुला रही थी अभी तक। फिर जब मैंने आई स्टार्टेड डूइंग प्रैंक कॉल्स इन इंडिया सबसे पहले, और कोई ऐसा नहीं क्योंकि मैंने बड़ा तीर मारा, क्योंकि मैंने भी कॉपी किया था, क्योंकि यूएस वगैरह में लोग प्रैंक करते थे, तो हमने शोज सुने थे, तो मैंने कहा चलो यार हम भी यहाँ ट्राई करते हैं। तो मैंने शुरुआत की उसके यहाँ पे, तो प्रैंकस्टर का जो खिताब है वो लग गया मेरे नाम के साथ। तो मुझे लगा मेरी माँ तो मुझे खुराफाती बोलती थी, मैंने उसको अपने टाइटल बना लिया। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो इसलिए मैंने अपने आप को खुराफाती नितिन बोलना शुरू कर दिया। और फिर मैं बताऊंगा जैसे हम बातचीत करेंगे कि खुराफात वो प्रैंक से हट कर अब कैसे वो अलग टाइप की खुराफात मैं करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, बातचीत करेंगे हम लोग की, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई. इनफैक्ट उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपका बचपन कहाँ बीता. देखिए आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो वो तो मैं दिल्ली का ही, ओके. लेकिन अगर नहीं, आप एक्चुअली अगेन वही चीज़ आती है क्योंकि नाम के साथ इतना कन्फ्यूजन आ जाता है कि कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली से तो आप नहीं हैं. हाँ जी। तो इसीलिए शायद मैंने ये सवाल आपसे पूछा. तो एक्चुअली अगर आप मेरी लीनियज देखें ना, लीनियज बहुत ही ज़्यादा मतलब मिक्स सी है, बताता हूँ कैसे। तो माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वॉज एन आयरिशमैन, ओके. तो वहाँ से यहाँ आए थे। और मेरे दादा जो है वो बेंगलुरु के कन्नडिगन थे, प्रॉपर प्योर कन्नडिगन। मेरी दादी जो है वो तमिलियन ब्राह्मण थी, आंध्र प्रदेश की। मेरे नाना नानी डेरा गाजी खां पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन के टाइम पे दिल्ली, पंजाबी हैं। मेरी माँ पंजाब में पैदा हुई। मेरी बीवी हिमाचली राजपूत है, मेरे भाई की बीवी हिमाचली ब्राह्मण है। क्या तो रह हमने गया? घर के बाहर लिखा हुआ है इनक्रेडिबल इंडिया, क्योंकि क्या सब बात किस्म है? वही है। पापा I think- बेंगलोर में पैदा हुए, अम्बाला में पले बड़े हैं। तो ऑल ओवर द कंट्री से जो है हमारा नाम जुड़ जुड़ के यहाँ पर आया है। एक दो और जगह चले जाते तो मेरा नाम बड़ा होता रहता, शुक्र है और कहीं नहीं गए लोग। तो इसीलिए जो है सो दैट्स व्हाट माय लीनिएज इज़ लाइक। तो अगर आप लेकिन मुझसे पूछें, मैं पैदा भी यहीं पर होली फैमिली हॉस्पिटल में मेरी माँ एडमिट थी जब मैं पैदा हुआ। और कमाल की बात बड़ी है, पहली बार ही बता रहा हूँ, निकली बात तो बताऊँ, तो मेरी माँ जिस कमरे में एडमिट थी जब मैं पैदा हुआ, उसी कमरे में एडमिट थी, बस बेड डिफरेंट था, जब मेरा भाई भी पैदा हुआ। तो हम दोनों जो है बॉर्न एंड ब्रॉट अप इधर ही हैं, दिल्ली के ही हैं। और मुझे लगता है दिल्ली अपने आप में भारत है, क्योंकि हर प्रांत का इंसान यहाँ पे रहता है। द एंटायर कंट्री लिव्स ओवर हियर, सो इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस द एंटायर इंडिया यू नीड टू कम एंड लिव इन दिल्ली। तो इसलिए आई एम वेरी प्राउड कि मैं दिल्ली का हिस्सा हूँ और दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ, क्योंकि दिल्ली में रहकर आपको लगता है कि आप इंडिया में पले बड़े, यू फील लाइक अ ट्रू इंडियन। तो घर में आप कौन सी भाषा आपकी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, खासकर जब आप छोटे थे तो कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ करते थे? ज़्यादातर देखिए शुरुआत में इंग्लिश ही बोला करते थे, फिर एंग्लो इंडियंस। हाँ, एग्जैक्टली मेरा सवाल इसीलिए था क्योंकि आपकी जो हिंदी है वो बहुत अच्छी है, थैंक यू। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये किसी पूछा का जाए खाते हैं तो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हिंदी पे बहुत गर्व है। और इफ़ यू आस्क माई माई लैंग्वेज ऑफ चॉइस इज ऑलवेज बीन हिंदी। तभी मैंने इस बात को इंग्लिश में बोला ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। नहीं लेकिन खुराफात वही चालू आपको रहनी खुराफात है, चाहिए। जी, एग्जैक्टली। जी। तो मुझे हिंदी से बहुत ज़्यादा प्रेम है। मुझे लगता है कि हर किसी को होना चाहिए, आपकी जो भी भाषा है उससे आपको प्रेम लगाव होना ही चाहिए। तो जैसे मेरे को अभी तक याद है कि आजकल लोग थोड़े ओपन हो गए हैं, पर कुछ साल पहले जैसे अगर आप किसी 5 स्टार में बैठ के खाना खा रहे हैं तो लोगों को लगता था कि वहाँ पे बस सिर्फ प्रॉपर इंग्लिश बोलनी है। तो मैं तो सबसे सर्व वगैरह से हिंदी में बात करता था। तो एक दो बारी ऐसा हुआ कि हमारे साथ कुछ बिजनेस एसोसिएट थे जिन्हें थोड़ा अटपटा लगा है। तो एक ने तो हद ऑडेसिटी कि उन्होंने मुझे बोल भी दिया कि यार आप यहाँ पे आप 5 स्टार में बैठे हैं और आप, मुझे नहीं सैड में नहीं बोलना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा कि 5 स्टार में आप बैठे हैं और आप हिंदी बात करने का, अरे मुझे गर्व है, मुझे हिंदी आती है, मेरी भाषा भाई क्यों नहीं बोलूँगा इसमें। तो बड़ी अजीब सी बात है कि जैसे अगर आप
बाहर जाएं, कभी फ्रांस जाएं या इफ़ यू फॉर एग्जांपल वेंट टू नेदरलैंड्स, वहाँ पे लोग डच में बात करते हैं बड़ी गर्व से। फ्रांस में आप जाएंगे तो कई जगह पे उनको फ्रेंच अगर इंग्लिश आती भी है तो कहेंगे नहीं हमें नहीं आती, फ्रेंच में बात कीजिए, है ना, बड़ी दिक्कत होती है वहाँ बात करने में। पर यहाँ पर अगर आपको हिंदी बोलने की क्या दिक्कत है, तो चाहे आप हिंदी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप तमिलनाडु में बैठे तो तमिल में बात कीजिए, बंगाल में बैठे बंगाली में बात कीजिए, आसामीज़ में बात कीजिए, अपनी भाषा जो आपकी भी है भाषा है। उस पर आपको गर्व होना चाहिए, उससे आपको प्यार होना चाहिए। अपनी भाषा पे गर्व होने का मतलब नहीं किसी और किसी और भाषा से दुश्मनी है, बिल्कुल भी नहीं। right. सारी भाषाओं का देखो, व्हाट इज़ लैंग्वेज, इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो उससे मोहब्बत होनी चाहिए, पर उसकी वजह से किसी और की लैंग्वेज से कभी घृणा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बस यही है। और तो घर पे अंग्रेज़ी में बात होती थी ज़्यादातर बचपन में, उसके बाद अब तो कन्फ्यूजन है, क्योंकि जैसे मेरी बीवी और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो हिमाचली में बात करते हैं, कांगड़ी में बात करते हैं, तो अपनी उनकी मदर की जैसे कॉल आते हैं या किसी से बात करते हैं तो वो लगा था अब तो हमें भी समझ आने लगी है। तो हिमाचली में बात करेंगे अगर हमारे सामने तो सारी बात समझ आती है, इज़ वेरी क्लोज टू पंजाबी, बहुत मिलती जुलती है। और हम पंजाबी तो बोलते ही थे क्योंकि मेरी माँ पंजाबी है, तो मैं पंजाबी भी बोलता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ और हिमाचली समझता हूँ। अब आप समझने लगे हैं समझनी भी चाहिए, बीवी की बात जो ना समझे उसकी तो वाट लग जाएगी। वही क्वेश्चन था मेरा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ही के बारे में कोई बात हो रही है और आपको समझ में नहीं आए। सीखा, मैं जानना चाहता था मेरी सास हो रही क्या बातें कर रही हैं, और फिर मुझे धीरे धीरे जब समझ आ गई, मुझे लगा एक दो बारी मेरे बारे में बात कर रही हैं, फिर बाद में बताऊंगा आपको ऑफ द कैमरा की क्या क्या बातें हो रही थी। बिल्कुल। तो ये तो रही आपकी जो लैंग्वेज की बात है कि आप इतनी सारी भाषाओं के जानकार हैं, आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ शेयर किया। लेकिन अगर रेडियो की जर्नी की बात करूँ तो रेडियो कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि कहीं मैं किसी आरजे, नाम नहीं लूँगी उनका, मैं यहाँ पर एक बार एक इंटरव्यू सुन रही थी तो उन्होंने बताया कि मेरे को तो बचपन में ही किसी ने हाथ देखकर, ज्योतिष थे कोई ज्योतिषी, उन्होंने बोल दिया कि ये तो बोलने का खाएगा। अच्छा। जो कि आपने भी बोला अभी बीच में कि हम तो बोलने का हिंदी का खाते हैं। बिल्कुल। तो वही सवाल है मेरा कि क्या आपको भी कोई बचपन से ऐसा कोई रुझान, कोई इंटरेस्ट, कोई इंक्लिनेशन आपका था या फिर इट जस्ट हैपेंड विद यू? देखो, एक क्लियर बात ये थी कि मेरे माँ बाप और मुझे ये समझ आ गया था कि ये पढ़ लिख के कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वो हमारे बच्चे के साथ तो नहीं होने वाला है। मैं पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर तो नहीं था, पर मेरा कोई रुझान नहीं था उस तरह। मतलब मेरे माँ बाप ने ना एक पॉइंट पे आके दे वो वेरी अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने एक बार बोल दिया मुझे कि देख बेटा तू फेल मत हो, तो बस इतना पढ़ लेगी तो पास होता रहे किसी तरीके से। तो हमने वो शुरुआत जो है अपनी आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली थी शुरुआत में कि ठीक है ऐसे ही कुछ काम करना है। तो मैं 4 साल का ही था जब मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था। तो मैं एक्टर था हमेशा से, मैंने एक्टिंग की बहुत सारी, मैंने कुछ आई थिंक तकरीबन 48 प्रोडक्शंस की हैं, स्ट्रीट प्लेज लिखे हैं, नाटक फुल फ्लेज 2 एक्ट प्लेज लिखे हैं, डायरेक्ट किए हैं, म्यूजिकल्स किए हैं, म्यूजिकल्स डायरेक्ट करें। तो थिएटर हमेशा से किया। इनफैक्ट मैं क्यूरोडीमल कॉलेज में था, प्लेयर्स एडमिशन हूँ, प्लेयर्स उनकी ड्रामेटिक सोसाइटी है, तो मेरा तो एडमिशन भी कॉलेज में ECA कोटा के थ्रू हुआ था, ड्रामेटिक्स के थ्रू। तो मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहता था। फिर जब मैं कॉलेज के रिजल्ट की वेट कर रहा था ना, तो मुझे तो पहली बात तो ये पता भी नहीं था कि रेडियो जॉकी होता क्या है ना। रेडियो पे कभी कोई प्रोग्राम सुने थे, मुझे नहीं पता था कि फुल फ्लेजेड करियर है, क्या करते क्या नहीं करते, कभी उस तरफ इतना रुझान नहीं था। ये कब की बात है, कौन से साल की? तो आई विल टेल यू 99 में जब मैंने कॉलेज पास आउट किया क्यूरोडीमल कॉलेज से, तो मेरे मामा जी ने मुझे बोला कि तू आजकल रिज़ल्ट की वेट कर रहा था मैं अपने कॉलेज की। उन्होंने कहा तू क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं ऐसे नौकरी के लिए इधर उधर कभी कुछ जॉब कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तब मैं एक कंपनी हुआ करती थी, उसमें मैं वो प्रोडक्शन हाउस था, दूरदर्शन के लिए काम करते थे, तो मैं उनके साथ बिज़नेस डेवलपमेंट कर रहा था। तो उन्होंने कहा तू वेट कर ही रहा है तो एक काम करना, तू जाके ऑल इंडिया रेडियो का वो निकला हुआ है प्रेजेंटर्स के लिए, तो उसमें अप्लाई कर दे। तो मैंने कहा करना क्या है? तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी, उन्होंने कहा देख तेरे को घर पे बार बार डांट पड़ती है कि तू बोलता बहुत है और जोर जोर के गाने लगाता है, तेरे को इसी बात के वहाँ पैसे मिलेंगे। मैंने कहा चलो ट्राई मार ले, तो मैं चला गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, हमारे पास वक्त है बताऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि वहाँ पहली बारी ऑडिशन ज़िंदगी का, आज तक कोई ऑडिशन दिया ही नहीं था। मतलब थिएटर में दिए थे प्लेस के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था रेडियो पर ऑडिशन कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इस कमरे में जाएंगे अंदर और वहाँ एक काला कपड़ा लगा हुआ है शीशे के सामने, उस कमरे में शीशा है, मतलब उस कमरे में कोई और बैठा है, आपको कपड़ा नहीं उधर झांकना नहीं है, क्योंकि ये ऑडिशन हमने भी दिए हैं कभी, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया है। है। तो आपको ऑडिशन देना, वहाँ जाइए, वहाँ माइक लगा है, हेडफोन है, हेडफोन पहनिए, माइक पे बात कीजिए, आपसे वो बात करेंगे। तो अब क्या होता है कि अगर आपको कोई बोल दे कि आपने कपड़ा नहीं हटाना है और आप खुराफाती नहीं, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले जाके कपड़ा हटाओगे। तब अंदर गया, मैंने झाँका तो वहाँ से उन लोगों ने ऐसे इशारा किया गुस्से में ना, एक लेडी थी, 2 और आदमी बैठे हुए थे, इशारा किया कि क्या कर रहे हो। फिर मैंने वापस आया, मैंने पहना हेडफोन, तो उन्होंने थोड़ी डांट लगा दी मेरे को कि आपको जो मना किया आप वही कर रहे हैं। मैंने कहा सॉरी। कहते क्यों देखा? मैंने कहा क्योंकि आपने मना किया था। तो उनकी आवाज़ में ना हल्की सी हंसी थी, क्या नौटंकी आदमी है, मना कर रहे तो कर रहा है। तो एनीवे मैं खड़ा हो गया, तो उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया, उन्होंने कहा कि आप जो है इस टॉपिक पे बोलिए, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, एक्सटेम्पोरे बोलना है आपको। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने हेडफोन उतार दिया, लगा दिया उसके ऊपर और मैं बोलना शुरू हो गया। तकरीबन मुझे लगा मैं 1 मिनट से थोड़ा ऊपर चला गया, 1.5 मिनट हुए होंगे, सडनली दरवाज़ा खुला, ये दरवाज़ा जाम था
और थट करके अंदर एक लेडी आई चिल्लाते हुए, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। मुझे लगा मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या हो गया, इनको बुरी लग गई बात। मैं कहा मैम क्या हो गया, कह रही कितना बोलते हो तुम। मैं कहा मतलब, कहती हम पिछले 3 मिनट से चिल्ला रहे हैं बस करो बस करो बस करो, तुमने हेडफोन क्यों था। अच्छा वो भी नहीं देख पा रहे थे कि हेडफोन नहीं है, उनको लगा ये सुन रहा है, हाँ, उनको लगा पागल है, सुन भी रहा है और बोल भी नहीं रहा, बोलना रुक भी नहीं रहा। कहते हैं मैंने तुम्हें 1 मिनट बोला था। मैं कहा मैं कितनी देर, कहते 5 मिनट से बोल रहे हो तुम। मैंने कहा ओह, तो आई डिडंट इवन रियलाइज। तो बातों का तो उन्होंने मेरे को उस टाइम बुलाया, उन्होंने कहा कि देखो बाकी सबके ऑडिशन चल रहे हैं, तो दिस इज़ व्हाट शी सेड वी कैन नॉट लेट अ थिंग लाइक यू गो अवे। थिंग बोला उन्होंने मुझे। तो मुझे उसी टाइम पे जो है वो हेड थे ऑल इंडिया रेडियो, उनके पास लेकर गए, उन्होंने कहा सर इस चीज़ को हम नहीं छोड़ेंगे, आप इसको तो अभी फाइनल कर दो। तो मैं कहा चलो बढ़िया है। तो तब मुझे समझ आया कि यार हाँ शायद ना मुझे ये करना चाहिए। तो तब भी जब मेरी शुरुआत हुई ना ऑल इंडिया रेडियो में, तब भी क्या आता था, आधे घंटे का शो मिलता था हफ्ते में, तो आप 1 महीने में 2 घंटे का शो कर रहे थे, तो उस पर आप आमदनी नहीं बनती थी। किस तरह का शो था वो? तो पहले मैंने शुरुआत करी, मैं रात को करता था वेकेडार और वर्ड्स एंड म्यूज़िक, वो दोनों करने पड़ते थे। तो रात को आप करते थे एक शो जो उसमें वही लेटर्स वगैरह जैसे आते थे, सब कुछ आते थे, वो पढ़ते थे, गाने लगाते थे। फिर सुबह एक बड़ा अच्छा इंस्पिरेशनल म्यूज़िक वाला होता था शो, वर्ड्स एंड म्यूज़िक, वो मैं करता था। फिर उसके बाद मैं दोपहर को करना शुरू किया जस्ट फॉर यू, वो पेजर बेस्ड शो था। अब तो जेनजी को पता भी नहीं होगा पेजर क्या है, आजकल आता नहीं है, पर उस ज़माने का मोबाइल फ़ोन था वो, 1 वे कम्युनिकेशन वाला। घर आ जाओ, धनिया नहीं लाए तो आज तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी, ऐसे वाला आ सकता था उसमें। तो उसमें पेजर आता था, पेजर में शो में जो है वो बड़े अच्छे अच्छे नाम होते थे, लोगों ने अपने नाम बदले हुए थे, पप्पू मूछ वाला और ये तलवार वाला और पता नहीं क्या क्या। तो उनके हम मैसेज पढ़ते तो गाने लगाते। दोपहर को आता था वो शो, तो मैं वो शो किया करता था वहाँ पे। तो वो चल रहा था। उसके साथ साथ मैंने दूसरी नौकरियाँ करी। मैं जेट एयरवेज में काम किया करता था, कार्गो में, आई वाज अ कार्गो एजेंट ओवर देयर। फिर उसके बाद मैंने KLM नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस ज्वाइन करी, फिर आई बिकेम अ प्रोफाइलर and I was trained by the International Council for Targeted Security from Israel, and I became a profile, so I used to handle security for that airline. So basically your job is to prevent terrorist acts. आपको सबको प्रोफाइलिंग करनी होती है, आपको उनसे पूछताछ करनी होती है, एंड हैव टू मेक श्योर कि कोई गलत इंसान बोर्ड पे ना चढ़ जाए, ऑन बोर्ड ना चढ़ जाए प्लेन पे। तो वो कर रहा था। फिर 9/11 अटैक्स हुए, तो वो एयरलाइन बंद हो गई यहाँ पे, अमेरिकन एयरलाइन। रातों रात उन्होंने अपने जो है ऑपरेशन रैप अप किए, हमें बुलाया गया उसी दिन। तो आई स्टिल रिमेंबर जब 9/11 की फुटेज आ रही थी वहाँ पे, हम एयरपोर्ट पे खड़े थे, तो सारे कह रहे थे ओ माय गॉड। मैंने कहा ओ नो, हम तो गए। मैंने कहा हम तो गए, मैंने कहा US में हो रहा है। मैंने कहा बेटा हम गए, नौकरी गई। अरे तो पागल है, नौकरी क्यों गई हमारी। तो हम वापस गए, हम डी ब्रीफिंग होती थी रोज़, डी ब्रीफिंग में बुलाया, उन्होंने बोल दिया कि आपको इस महीने की सैलरी मिलेगी, पर आप कल से काम पे बताइएगा। सो दे स्टॉप्ड इमीडिएटली। एयरलाइंस का जो सारा हमारा जो एक्सपीरियंस था वो और कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा था। होटल वाला हमें लेते हैं ना, कि हमने होटल इंडस्ट्री में काम नहीं किया था, होटल मैनेजमेंट नहीं करी थी, इट वॉज डिफिकल्ट। तो सिर्फ हमें BPOs ने कहा कि ठीक है, दे ओपन देयर आर्म्स एंड सेड आ जाओ। और रेडियो साथ में चल रहा था। रेडियो साथ में चल रहा था, ऑल इंडिया रेडियो। तो GE कैपिटल में मैंने काम किया कुछ समय, फिर मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में गया, मैंने वहाँ पे काम किया, और वहाँ पे वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग भी देता था मैं, अमेरिकन वॉइस एंड एक्सेंट, और साथ में मैं एजेंट भी था, मिडिल एंड लार्ज मार्केट क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बेचा करता था। तो वो सब कर रहा था, साथ साथ रेडियो चल रहा था, तो मज़ा बड़ा आता था क्योंकि सबको पता था मैं रेडियो की हूँ। तो जब मेरा वीक में शो आता था तो दे हैड एडजस्टेड कि जिस दिन तेरा शो होगा उस दिन हम तेरे को छुट्टी दे देंगे। हफ्ते में एक छुट्टी तो होती थी, तो उस दिन ले जाता था, और वो उनकी भी रिक्वेस्ट चलाता था मैं। तो आई वॉज वेरी फेमस इन ऑल दीज ऑफिस। एयरलाइंस में भी था तो वो अपने रिक्वेस्ट चलवाते थे। तो मैं कहता था आज मेरे दोस्त जितने एयरपोर्ट पे उनके लिए अगला गाना, बड़े खुश होते थे। तो वो सब करता था, तो ये चलता रहा। एंड देन प्राइवेट FM केम इन। तो मुझे लगा चलो अब मौका है इसको फुल टाइम करियर बनाने का। और रेडियो से मुझे लगाव इतना हो चुका था, मोहब्बत हो चुकी थी। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी पहली फुल फ्लेजेड मोहब्बत जो है ना, अगर देखा जाए तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ माई करियर तो वो रेडियो ही रहेगी। और शुक्र है आपने बोल दिया इन टर्म्स ऑफ माय करियर, इन टर्म्स ऑफ करियर। अदरवाइज मुझे डर था कि कहीं पत्नी ये सुन ले तो उसके बाद घर लौटना मुश्किल वो हो तो जाएगा। देखो सच्चाई है, वो भी पहली मोहब्बत नहीं है। हम बड़े ओपन है, हमने को बता रखा सब कुछ, जो पहले अफेयर काफी सब हिम्मत बता ही है। दिया। हिम्मत क्या, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना, आई बिलीव इन वन थिंग प्रियंका, जिंदगी में कमिटमेंट करो, चाहे जॉब से चाहे इंसान से, तो पूरी करो। तो शादी से पहले हमने सब बता दिया था, क्या क्या अफेयर हुए हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, ताकि उनको किसी और से पता ना लगे, है ना। क्योंकि मैं अपने माँ बाप को भी हमेशा इन द लूप रखता था हर चीज़ के लिए। मैं उनको ये बोलता था कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, कोई भी अफेयर भी चल रहा है, आई डोंट वांट समवन एल्स टू कम एंड टेल यू कि यार देखो तुम्हारा बेटा तो क्या, तुम्हें पहले बताया, ताकि वो जब बोलें तुम्हारा बेटा तो लड़की घूम रहे, तो बोले हाँ हमें बता के गए,
तो कितना अच्छा प्राउड फीलिंग होती माँ बाप को। बीवी को बताओ, वो बोले तुम्हारा तो इसका चक्कर था कि मुझे पहले ही पता है। You know? नहीं, ये जो अंदाज है जो आप बता रहे हैं, ये खुराफाती नितिन वाला तो नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत सेफ खेल गए आपकी। ये बाद खुराफात में है, ये बाद में चालू कुछ बनती है, पकड़े ना जाओ, बाद में पहले ही बता दो, सुनो ये है कांड की हम। जो कुछ होना शुरू ही हो जाए। राइट। तो ये जो आपकी रेडियो की जर्नी जो आपने बताया कि प्राइवेट एफएम आया, उसके बाद आपने एक फुल फ्लेज इसको एज अ करियर ऑप्ट किया। जी। तो आपसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो मोटे मोटे तौर पर जितने भी शोज़ आते थे वो ब्रोकन हार्ट वाले होते थे, टूटे दिल की बातें होती थी। अभी भी आते हैं। अभी भी आते हैं, बट उस टाइम पे मोर और लेस ज़्यादातर उसी के ओरिएंटेशन में, मतलब जी, उसी जी, के जी। आसपास होते थे सारे शोज़। आपने रेडियो के अंदर एक जिंदा दिली की शुरुआत की और कुछ हद तक उसे आगे ले जाकर आपने खुराफात के साथ जोड़ दिया। तो जी, एक तरह से हंसी मजाक, जिंदा दिली, ज़िंदगी को जीना है, रोना नहीं है, रोना गाना नहीं है, ज़िंदगी में मज़े करने हैं, शैतानियाँ करनी है, वहाँ पे आप इसे लेके गए। तो ये जो तब्दीली थी, क्या था आप कोई कि क्यों, मतलब क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपने ये तब्दीली की, या कुछ आप कोई नोशन सेट करना चाहते थे? मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इट नाउ कि मैंने बहुत कम टाइम के लिए किया, पर जब मैंने शुरुआत की ना प्राइवेट एफएम में, तो मैं ऐसा ही शो करता था। ओके। डॉक्टर लव बना दिया उन्होंने मुझे, रात को शो कराने शुरू कर दिए। अब उनको मजबूरी में मुझे हटाना पड़ गया, क्योंकि वो जो कॉल करे ब्रेकअप, मैं कहता अरे यार तालाब में इतनी मछली, छोड़ो ना आगे बढ़ो। वो कह रहे तू क्या कर रहा है, वो बेचारा दुखी होकर कॉल कर रहा है। मैं कहता तुम उसको और दुखी थोड़ी करूंगा, उसको बताओ देयर आर सो मेनी अदर पीपल, यू नो, चाहे लड़की कॉल करे लड़का करे, उसको बोले यार और ऑप्शंस है, चलो Right, मूव ऑन। जिंदगी तो तो मैं रुकने हर की बार ये है। बोलता था, कहते यार तू हर बार ये नहीं बोल सकता, वो तेरे से दिल बांट, यू नो, दिल का हाल बांट रहा है। मैंने कहा तो वही तो मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन उनको लगा कि भाया नहीं, he's उन्होंने not, कहा fit वो for चाहते थे this. कि थोड़ा सा इमोशनल और हो जाए। मैं मजाक कर रहा था उनका, तब उनको लगा, कहते भाई तू मॉर्निंग में आ जा, तेरे से ना हो पाएगा ये, हमसे भी नहीं झेल पाएगा ये। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस। तो इनिशियली बिकॉज मेरी आवाज़ ऐसी है शायद, उनको लगा रात को बैठाते हैं उसको, रात को आएगा, शो करेगा, आराम से बात करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ और करते हैं। देन गॉट मी इनटू द मॉर्निंग। फिर मॉर्निंग में जब शो शुरू किया, कुछ समय बाद जो है ड्राइव टाइम शो जिसे हम कहते हैं, वो करते करते मुझे लगा कि चलो यार प्रैंक्स वगैरह करते हैं, है ना। तो मैंने कहा थोड़ा हंसी मजाक और लेकर आते हैं रेडियो पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देखें आज की डेट में स्टैंड अप कॉमेडियंस क्यों इतने मशहूर हैं, वो इसलिए क्योंकि दे गिव यू दैट 15 मिनट 20 मिनट ब्रेक एवरी डे इन योर लाइफ, जब आप सारी टेंशन भूल के ना दिल खोल के हंस पाते हैं। उस टाइम पे आपके दिमाग में ये नहीं चलता कि आज मेरे बॉस ने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी, या मेरी बीवी के साथ मेरी झटपट हो गई, या मेरे पति ने जो आज फिर मेरे को टॉन्ट मार दी, यू नो। इतनी लेट्स फेस इट, बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स, हम लोग इतने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में त्रस्त रहते हैं कि हम अपना गुस्सा, अपनी जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो किसी ना किसी पे निकालते हैं। जैसे जो एक बहुत बड़े पंचिंग बैग्स होते हैं, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे माँ बाप बन जाते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। मैंने भी कभी ना कभी ज़िंदगी में किया होगा, जो कि बहुत बुरी बात है। हम घर जाते हैं, अपना गुस्सा उन पे निकाल देते हैं, हमें पता भी नहीं लगता, हमें लगता है यार हमने गलत क्या कर दिया। पर आपका क्या है ना, जैसे आपकी मदर है, अब जैसे अगर आपकी मदर होम मेकर है, अब वो पूरा दिन वेट करिए मेरा बेटा घर आएगा, है ना। आप अंदर घुसते हैं, बोला मम्मी मैं बहुत थका हूँ, आप खाना खा लेना, मैं तो जा रहा हूँ। ना शी इज़ बीन वेटिंग द एंटायर डे कि आप बैठ के उनके साथ थोड़ी देर बात करें, आप तो आते ही अंदर घुस गए, है ना। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर वेदर इट्स अ डॉटर इन लॉ और अ सन इन लॉ, हुएवर जिसके साथ भी आप रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो इट बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट। तो यू नो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम इतने त्रस्त थे, इतनी ज़्यादा ज़िंदगी में टेंशन थी, मुझे लगा कि कुछ एक्साइटमेंट लेकर आते हैं। तो इसलिए मैंने हंसी मजाक करना शुरू किया, सब कुछ करना शुरू किया। फिर मैंने एक चीज़ नोट करी, जो कि हर मीडिया के साथ होता है, कि फिर हर कोई वो करने लग जाता है। तो प्रैंक तो मैं कर रहा, बस सब कर रहे थे। अच्छा सिर्फ दिल्ली में नहीं कर रहे थे, पैन इंडिया हर कोई कर रहा था। तो मैंने कहा यार फिर मुझे मज़ा आना बंद हो गया। बट शुरुआत करने वालों में से आप थे, और आसान नहीं होता कोई एक नई चीज़ को स्टार्ट करना और उसको इस लेवल तक पहले इस लेवल तक लेकर आना और फिर वहाँ पर छोड़ देना। उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। जी, लेकिन आई बिलीव इन दिस दैट यू नो यू शुड ऑलवेज वॉक आउट ऑफ थिंग्स और लीव थिंग्स व्हेन दे आर एट द पीक। ओके। बिकॉज अगर आप उसको फिजल आउट होने देंगे ना, तो आपको ज़माना याद नहीं रखेगा। आप चीज़ों को उस टाइम पे छोड़िए जब आप पीक पे हैं। एंड देन इफ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, तो आप इतना गूदा रखिए ना कि आपको नई चीज़ करेंगे। पर मेरा गूदा जो है ना, मेरा गूदा जो है वो मेरी सिचुएशन की वजह से आया। आई नो आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग इट, कि ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में एक दिन आया कि चलो इसको बंद कर देते हैं, है ना। वो चल रहा था, पर मेरा जो अगला पड़ाव आया ज़िंदगी में, उसकी वजह से जो है मैंने वो मजाक, हंसी मजाक वगैरह जो उसको चालू रखा, पर उसके साथ इसको एक नया मीनिंग देने की कोशिश करी। जहाँ पर मैं एक स्टेशन के साथ काम कर रहा था एंड मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने को आया था। एंड यू नो व्हाट हैपेंड वाज दैट मुझे ऐसा लगा, हर किसी में कंप्लेसेंसी आ जाती है, मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ से छोड़ूंगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, फिर कोई और नौकरी भी ले लेगा, हम तो खुराफाती रहते हैं ना। ऐसा नहीं कि मैं किसी का बुरा कर रहा था उस टाइम पे ज़िंदगी में, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कंप्लेसेंसी आ गई थी, राइट। तो भगवान ना कई बार क्या करते हैं कि
इंसान को ये एहसास दिलाने के लिए कि देखो देखो मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है लाइफ में, अगर हमारा काम इंसान का उड़ना होता तो भगवान ने हमें पंख दिए होते। पंख नहीं दिए एहसास दिलाने के लिए कि तेरा काम है ग्राउंडेड रहने का, तेरा काम है ज़मीन से चिपक के चलने का, है ना। तो इसीलिए उन्होंने पंख तो दिए नहीं, पर इंसान भूल जाता है, उड़ने की कोशिश करता है। तो मैं भी उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो भगवान ने अच्छी तरह हिलाया। मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान जब देता है ना छप्पड़ फाड़ के देता है, जब लेता है तो भी छप्पड़ फाड़ के ले लेता है। तो वो ले लिया सब कुछ। और ये लोग भूल जाते हैं, सोचना ही नहीं चाहते हैं। जी, मुझसे ना एक बारी किसी ने पूछा था, जब ये सारा फेज हो, मैं भी उसके बारे में बताता हूँ आपको, कि नितिन एक बात बताओ, तुम्हारे में कभी गुरूर क्यों नहीं आता? तो मैंने कहा गुरूर आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा बड़ा सिंपल फंडा है लाइफ में। मैं जॉनथन फिल्म में नितिन ब्रेडी हूँ, मैं नितिन हूँ, है ना। खुराफाती नितिन जो ये टाइटल है, जो भी ये पोजीशन है ज़िंदगी में जो मिली है, ये भगवान की दी हुई है ना। तो जब तक भगवान चाहते हैं ये पोजीशन मेरे पास है, जब वो कहेंगे कि नहीं अब मैं नहीं चाहता कि तेरे पास, वो खींच लेंगे, तो मेरे पास नहीं रहेगी। तो जो चीज़ मेरी है ही नहीं उस पर गुरूर किस बात का? ये तो मेरे पास टेम्प्रेरी है, जब तक वो चाहेंगे तब तक रहेगी। तो इसलिए हर इंसान को, और मैं आई जस्ट वांट टू यूज़ दिस दिस मीडियम, दिस प्लेटफॉर्म टुडे टू से दिस टू पीपल। कई बार सबके साथ ज़िंदगी में होता है, जब आप सक्सेस टेस्ट कर लेते हैं ना, तो आपको लगता है बस अब तो फटे चक देंगे, अब देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन वो कभी नहीं होता। किसी का भी बड़े से बड़ा स्टार, बड़े से बड़ा जितना भी इंसान होता है, हर किसी की लाइफ में डाउनफॉल आते ही हैं, और वो डाउनफॉल जो है वो भी आपको गले लगाकर एक्सेप्ट करने चाहिए, बिकॉज दोज आर लर्निंग फेजेस फॉर यू। मेरे साथ भी यही हुआ। तो नौकरी चली गई थी, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद किसी ने मुझे बुलाया नहीं, मैंने दूसरे लोगों के थ्रू अपने हिंट्स भेजे। बुलाया नहीं या फिर आपने ट्राई नहीं किया उसके लिए? मैं जहाँ पे आपकी करंट जॉब थी उसकी बात कर रही हूँ। बुलाया नहीं पहली बात तो, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बुला लेंगे। मुझे लगा हम तो तोप हैं, हमें तो कोई बुला लेगा, किसी ने बुलाया नहीं। फिर मैंने अपने जो रेडियो में थोड़े दोस्त हैं ना, उनके थ्रू थोड़े फीलर्स भेजे ओके कि भाई सुनो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब आप चाहो तो। मैंने भी यही बोला कि अगर वो चाहें तो मैं आगे काम कर सकता हूँ उनके लिए, क्योंकि अभी कंप्लेसेंसी चालू थी। फिर क्या हुआ ना, धीरे धीरे करके ना पैसे ख़त्म होने शुरू हो गए। धीरे धीरे करके जितनी सेविंग्स थी वो ख़त्म हो गई। गाड़ी लोन पे थी, उसकी किस्त देनी थी। जिस घर में मैं रह रहा हूँ, धीरे करके उसको हमने प्रॉपर्टी डीलर को दिखाना शुरू कर दिया। सो इट वाज रियली डायर स्ट्रेट्स, हालत ख़राब हो रखी थी। माँ बाप से पैसे लेने शुरू कर दी, बिकॉज अब लोग कहेंगे अरे कुछ और नौकरी नहीं कर सकता था। पहले भी मैंने ये बात बताई थी, तो लोग ट्रोल करने के लिए तो मौका छोड़ते नहीं। तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई नौकरी ढूंढी नहीं। प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने कॉल सेंटर में वापस किया, अप्लाई किया एज अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, भी अप्लाई करना शुरू कर दिया मैंने कि चलो स्टार्टिंग कर लेते हैं वहाँ से। तो उन्होंने कहा नहीं अब तो आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने कहा पर शुरुआत तो आप तो वो भी लेते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेशर लेते हैं। कहीं नहीं, फ्रेशर के लिए आप ओवर क्वालिफाइड हैं। तो मैंने कहा यार कहीं तो शुरुआत करने तो गए, पर नहीं दी नौकरी। तो मैं अटक गया था। तो ये सब कुछ चल रहा था, और किसी स्टेशन ने मुझे नौकरी दी नहीं। मैंने खुद भी डायरेक्टली बात करी, तो कहता अरे अरे आप अच्छा आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, हम आपको विल गेट बैक। दे नेवर गॉट बैक। ये तो एचआर का मेन रिस्पॉन्स होता है, वी विल गेट बैक। वी विल गेट बैक का मतलब होता है दे विल नॉट गेट बैक, है ना। तो ये सब हुआ। फिर मेरे माँ बाप ने मुझसे एक दिन बैठ के पूछा, बिकॉज दे फिगर आउट कि ये थोड़ा ना डिप्रेशन में तो नहीं, पर ये काफ़ी लो फील कर रहा है। तो मुझे ऐसे लगा यार आई हैव हिट रॉक बॉटम। पर रॉक बॉटम जब आप हिट करते हैं ना, दैट्स द बेस्ट फेज इन योर लाइफ, क्योंकि उसका मतलब है रॉक बॉटम के बाद तो आप ऊपर ही जाएंगे ना, उससे नीचे तो क्या ही जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आप गड्ढा खोद के अंदर घुसना चाहें। यूजली रॉक बॉटम के बाद आप ऊपर ही जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बॉटम पे आ गए, अब क्या करना है। तो मेरे माँ बाप ने एक दिन मुझे बैठ के पूछा कि तू क्या कर सकता है। मैंने कहा पता नहीं। कहते क्या अच्छा क्या लगता है। मैंने कहा खाना। खाना खाना थोड़ी कुछ बना सकता। मैं कहा मतलब मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। सो अगर मैं रेडियो जॉकी ना होता, एक्टर ना होता, तो शायद मैं एक शेफ़ होता। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो द फर्स्ट पेस्ट्री शेफ आरजे ऑफ इंडिया। मैं पेस्ट्री शेफ, सर्टिफाइड पेस्ट्री शेफ भी हूँ। तो मुझे लगा कि चलो ये करते हैं। तो उन्होंने कहा अब रेस्टोरेंट वगैरह का सेटअप का तो है नहीं, मैं माँ बाप की भी सेविंग्स ख़त्म कर रहा था, के बाद भी खास घर में कुछ ऐसा कोई पैसा वैसा था नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटा काम करते हैं, एक खोखा लेते हैं। तो मेरा भाई मुंबई से, ही वॉज स्ट्रगलिंग एज एन एक्टर हुआ थे, वो सब छोड़ छाड़ के आ गया कि भाई को मेरी ज़रूरत है। वो यहाँ पर आ गया और हमने एक छोटा खोखा लिया गुरुग्राम में, और मैंने वहाँ पर समोसे तल के बेचने शुरू किए। या एंड मुझे कोई भी बुरा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसे लगता था कि ठीक है ना, क्या हो गया, काम तो काम होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समोसे बनाना अच्छा काम है, आप देखिए क्या बढ़िया काम है। बट थोड़ा सा मुश्किल है किसी के लिए भी डाइजेस्ट करना कि आप यहाँ पे थे उस वक्त, ठीक है, और फिर वहाँ से काम तो कोई छोटा नहीं होता, लेकिन ऑफकोर्स एक एक्सपेक्टेशन होती है खुद से भी या बाकी लोगों की भी आपसे होती है। तो उस हिसाब से अगर हम आप कंपेयर करें तो ज़रूर लगेगा कि ये वहाँ से यहाँ तक जो आप आए हैं तो आसान नहीं है उसको एक्सेप्ट करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो पहले मुझे नहीं लगता था कि इतना मुश्किल है एक्सेप्ट करना, पर क्या होता था कई बार ना ऐसा होता था कि लोग आते थे जैसे, और कुछ लोग पहचान जाते थे, तो बोलते थे अरे आप तो वो आरजे नहीं हो। मैं कहता हाँ जी। यार तू यहाँ क्या कर रहा है।
आई थिंक ये तो वो वाला वक्त होगा तब शायद सोशल मीडिया तो उतना नहीं होगा, active लेकिन था लोग नहीं। कहीं ना कहीं आ चुके थे, maybe Orkut वगैरह आए थे। आवाज से शायद पहचान हाँ लेते जी जी, होंगे ऑर्कुट लोग। वगैरह था, फेसबुक की शुरुआत हुई होगी शायद, आई डोंट नो। पर तो वो ऐसे पूछते थे, अच्छा एक दिन तो आके पूछते थे, फिर अगले दिन ही आके जैसे अगर वो खड़े हैं तो कई बार ऐसा होता था, जैसे मेरे को एक दो बार किसी ने बोल Sympathy. दिया, और तेरे को अक्ल नहीं है, ढंग से चटनी डाल के देना, ओह, क्या दुकान चलाएगा तू। तब मुझे ना एक चीज़ पिंच हुई, मैंने कहा यार मुझे बोल रहा है, वो पिंच नहीं कर रहा था मेरे को, मुझे लगा यार शायद मैंने भी ना कभी किसी रेडी पे जाके समोसे खाते हुए उसके साथ ऐसे शायद बात की हो। तब जब मुझे ऐसी बात बोली गई ना, आई रियलाइज़ कि बॉस ये तो सुधारना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि लोगों के साथ क्या रवैया है ना, वो मुझे सीखने का मौका मिला है। सो आई यूज़ दैट एज ए ट्रेनिंग फेज टू बिकम अ बेटर पर्सन, कि कैसे आप दूसरों के प्रति रवैया रखते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो खैर ये चलना शुरू हुआ, समोसे बेचने शुरू हुए। मैं जब आपको कह रहा था ना, भगवान जब देता है थप्पड़ फाड़ के देता है, खींच देता है तो भी छप्पड़ फाड़ के। तो किस्मत ऐसी थी कि 5 रुपये का समोसा हम बेच रहे थे, तकरीबन 15 दिन बाद, जब 15-20 दिन बाद किसी ने बाहर एक खोखा लगा लिया, उसने 4 रुपये का बेचना शुरू कर दिया, हमारे समोसे बिकने बंद हो गए, है ना। तो मैंने कहा ये तो भैया भगवान जी क्या करेंगे, अब देखते हैं। तो एनीवे तो ये सब कुछ चल रहा था, और उस दौरान मुझे फाइनली एक रेडियो स्टेशन का कॉल आया। उन्होंने कहा कि यार हमें पता लगा कि जैसे से वट एवर, एंड आई थिंक वी कैन सिट एंड टॉक, कम वी माइट हैव अ शो फॉर यू। तो मेरा जवाब पता है क्या था, वो कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब इंग्लिश का सफ़र करता है ना इंसान, SUFFER, जब आप इंग्लिश का सफ़र करते हैं तो आपको हिंदी का सफ़र करने का मौका मिलता है अपने अंदर। तो इस दौरान ना मैं अपने अंदर का सफ़र कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे ज़िंदगी में और आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड मुझे तभी रियलाइज़ हो गया था कि यार अब मैं अगर रेडियो पे वापस मुझे मौका मिला ना, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ वापस दे पाऊँ। बार बार बोला जाता है मीडिया एज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इतना कुछ हम बड़े दिग्गजों से सीखते आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था मैं वही नहीं कर रहा था, बस एंटरटेनमेंट तो चल रहा है, पर हाउ आर यू गिविंग बैक टू साइड। एंटरटेनमेंट भी एक तरीके से आप लोगों को खुश कर रहे हैं, पर और भी तो तरीका होना चाहिए ना, यूज इट एज अ प्लेटफॉर्म। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा मैं आ तो जाऊँगा, पर मैं अपने तरह का रेडियो करूँगा। अब आप सोचो प्रियंका, अगर आप उस HR से होते जिन्होंने कॉल किया, आप सोचते सरकावा आदमी है, एक तो नौकरी नहीं है, लाले पड़ गए हैं इसको खाने के, हैं किस्तें इसकी हो नहीं पा रही हैं, घर को प्रॉपर्टी डीलर को दिखा रहा है, समोसे तल के बेच रहा है, और अब भी इतनी ऐठ कि मैं अपने तरह का रेडियो करूँगा अगर आऊँगा तो उन्होंने कहा ठीक है, वील गेट बैक। आई हर्ड दैट, ओके, ओह नो, ये तो गड़बड़ होगी। तो मैंने वापस जाके अपने मॉम डैड को बताया, मैंने कहा मम्मी ना गड़बड़ होगी मुझसे। कहते क्या हो, मैंने ऐसे बताया। तो मेरी माँ ने फिर भी बोला, कहती कोई बात नहीं, जो होगा ना अच्छा होगा। भगवान, हाँ हमेशा वो जो बोलते हैं ना दिस टू शैल पास, Yes. वो हमेशा मुझे यही बोलते थे माँ बाप मेरे, कहते दिस टू शैल पास। मैं कहा चलो ठीक है। तो आई एम अ वेरी गॉड फियरिंग मैन, तो मैं हमेशा प्रेयर करता रहता था साथ साथ कि बिकॉज द आइडियाज एक ना चीज़ है कि जब आप ऐसा रॉक बॉटम हिट करते हैं ना, द फर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू इज दैट यू विल मूव इनटू डिप्रेशन। और अगर वो हो जाए ना, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं प्रेयर करता रहता था, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल मैन। मैं कहता था चलो ये सब करते रहते हैं, भगवान मेरे को बस पार लगाता रहे किसी तरह ना, जो कराओगे कर लूँगा, बस जस्ट कीप मी लाइक सेन, और मुझे बस इतना खुश रखो कि मैं अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई के साथ खुश रहूँ। तो डिप्रेशन वाला कोई फेज कभी आपने नहीं फेस किया? नहीं, बिकॉज That's वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल बोलते हैं ना, मुझे वो लाइट भी दिखनी बंद हो गई थी। पर फिर भी मेरे को ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में ना, देखो अ लॉट ऑफ द जेन ज़ी, अ लॉट ऑफ द यंगस्टर्स, क्या होता है इस टाइम पे, क्योंकि वो इस फेज से के थ्रू गुजर रहे हैं, आपका पीयर प्रेशर हो सकता है, पीयर ग्रुप ऐसा होता है ना, आपको ऐसा लगता है माँ बाप आपके दुश्मन है, इनको क्या पता है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली, अब हमें रोक रहे हैं। बट सूनर और लेटर रियलाइज़ कि अगर आपका सपोर्ट सिस्टम, आपके माँ बाप या आपकी भाई, आपकी बहन है ना, इफ़ दे आर योर सपोर्ट सिस्टम नो, तो आप कुछ भी झेल जाओगे। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग था, उन्होंने कभी मुझे आज तक कभी रोका टोकी करी नहीं थी। उन्होंने कहा जो भी मैं डिसीजन लेता था, उनको पता था कुछ गलत काम नहीं कर रहा, तो दे वर स्टैंडिंग बाय मी। तो मैं खड़ा होकर मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा देखो मेरे से गलती हो गई है, मैंने उसको ये बोल दिया। वो कहते कोई बात नहीं, देखा जाएगा। फिर तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद ना उनका कॉल आया, कहा चले यार तू आ बात तो कर, पता नहीं कौन सा रेडियो करना चाह रहा है। फिर मैंने उनको जाके बताया कि मेरे को ना ऐसे CSR वगैरह करना है। तो दे वर लिटिल कन्फ्यूज, क्योंकि रेडियो पर CSR होता नहीं था। उन्होंने कहा यार तो बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार हॉस्पिटल FM लगेगा, तू मरीजों की मदद कर रहा है, ये कर रहा है। मैंने खूब सारे आइडियाज़ दिए उनको, कह रही ये तो, मैंने उनको एक बात कही, मैं कहती देखो जब आप कोई अच्छा काम करते हो ना ज़िंदगी में, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉमेडी शो देख रहे हो, तो क्या होता है प्रियंका, आपके मुंह पे स्माइल आती है, अगर जोर के हंसते स्माइल आती है। वैसे ही अगर आप कोई अच्छा काम करते हो, जब आप रात को सोने जाते हो ना, तो आपके चेहरे पे स्माइल आती है, बहुत सुकून होता है। एग्जैक्टली, विच मीन्स गुड डीड्स कैन ऑल्सो बी मेड एंटरटेनिंग। मैंने कहा आप मुझे मौका दो, एंड हैट्स ऑफ टू दैट रेडियो स्टेशन, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ करने की सोची और किसी के बोलने पे करने की सोची। उन्होंने कहा ठीक है करते हैं।
एंड दैट वाज द टर्न अराउंड टाइम फॉर रेडियो एंड आई एम वेरी प्राउड इन सेइंग दिस एंड आई से इट इन ऑल ह्यूमिलिटी. वो शुरुआत थी क्योंकि कई रेडियो स्टेशन ने उसके बाद जो CSR करने शुरू किया ना, आई एम हैप्पी. मुझे एक बारी कोई बोलने लगा यार तू जैसे कर रहा है वैसे वो स्टेशन भी कर रहा है. मैंने मिशन अकम्प्लिश्ड. अच्छा काम तो मैंने कहा ये मैं थोड़ी सोचूंगा मेरी कॉपी कर रहे हैं यार, ये कॉपी तो सबको करनी चाहिए. ये तो इनफैक्ट एक चेन है. एग्जैक्टली. ऐसा आई एम सो ग्लैड कि वो कर रहे हैं. अच्छी बात है, करो सब मिलके करो. तो वहाँ से शुरुआत हुई प्रियंका. एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे लगता है कि देखो कोई भी फेज़ आता है ना ज़िंदगी में, जब आप मैं हमेशा बोलता हूँ कि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट. ये कहीं पे पढ़ा है और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि एक ही चीज़ जो हमेशा होती रहेगी आपकी ज़िंदगी में, वो एक ही चेंज करते रहोगे आप. अगर आप अडेप्ट कर गए, है ना, इफ़ यू अडेप्ट टू इट, तो आप आगे निकल जाओगे. अगर आप बैठ के क्रिप करते रहोगे कि अरे यार मैं तो ऐसे काम करता था, इन्होंने तो लोगों ने अपना काम करने का तरीका बदल दिया, मैं क्यों अपना शो बदलूँ, मैं क्यों अलग तरीके से करूँ, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो मुझे अब 24 साल हो चुके हैं रेडियो इंडस्ट्री में और मैं लगातार जो है मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं इनफैक्ट आई लव वर्किंग विद इंटर्न्स. अब जैसे जेनजी है, आई मेक श्योर कि इनका कोई ना कोई मेरी टीम में होना चाहिए बिकॉज वो इतना वैल्यू ऐड करते हैं ना आपको. क्योंकि देर आर अ फ्यू थिंग्स इन लाइफ विच आई माइट नॉट बी एबल टू सी एट माई एज. मैं उसको अलग तरीके से देखूंगा, पर वो एक फ्रेश आइडियाज़ का दे गेट अ स्पर्ट ऑफ फ्रेश आइडियाज़ इन योर शो एवरी डे. उनके अंदर एक अलग ही गर्म खून होता है जिस तरीके से वो काम करते हैं. तो आई हैव ऑलवेज डन दैट. तो मैंने जब रेडियो किया है, मैं हमेशा अपने साथ इंटर्न ज़रूर रखता हूँ. अभी भी मेरा जो प्रोड्यूसर है बिग FM पर, तो वो बहुत ही यंग लड़का है एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक. मैं उसको बोलता हूँ, शुरू में डरते हैं, फिर उनको जबरदस्ती लगता है कि यार ये इतने साल काम कर. मैं उनको बोलता हूँ तू ऐसे काम कर जैसे तू किसी फ्रेशर के साथ कर रहा है. तेरे को मेरे को डांटने का मन करे तो डांट दे, तेरे को कोई लिंक अच्छा नहीं लगता बोल दे कि आपने क्या कर दिया है. तो वो करता है, वो फीडबैक देता है एंड आई लाइक इट. सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक फीडबैक. मुझे फीडबैक बहुत पसंद है. मेरे तो घर में इतने क्रिटिक है, मुझे तो लास्ट याद भी नहीं कि मेरी माँ मेरी बीवी ने मेरी कोई शो की तारीफ़ कर दी हो. रोज़ गलतियाँ ही निकाल रहे थे बैठ के, तूने ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया. तो उनके साथ बात करके तो इनसे डिमोरलाइज हुए थे कि यार मैं सब कुछ गलत कर रहा हूँ. बट आई लाइक इट बिकॉज नहीं, वही वो आपके एक्चुअल में वेल विशर हैं, तो आपको जो भी गाइड करेंगे सजेस्ट करेंगे प्रियंका ओवर द इयर्स मेरे लिसनर्स के साथ भी अब ऐसी ऐसी कैमराडरी है और ऐसी दोस्ती है कि मुझे वो DM करके मेरे जैसे अगर उनको शो पे कुछ अच्छा नहीं लगा, वो कहते हैं यार आपको जैसे फॉर एग्जांपल इस टॉपिक को आपको और बात करनी चाहिए थी, आपने 2 लिंक में खत्म कर दिया. सो वो लिबर्टी लेते हैं बोलने के लिए एंड आई लाइक इट बिकॉज सिर्फ कोई अपना ही आपको क्रिटिसाइज करेगा. ट्रोलिंग नहीं बात कर रहा मैं, ट्रोलिंग अलग है. टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है. एग्जैक्टली. सो देयर आर लिसनर्स जिनके मुझे मुंह ज़ुबानी मोबाइल नंबर याद है, जो मेरे साथ कुछ 20 साल से जुड़े. मैं आज ही बात कर रहा था अपनी वाइफ से, तो मैंने उसको एक नंबर बताया कि किसका है. मैंने कहा उनका है, तो हम उनको कॉल करके ना कल आई वांट हिम टू ट्यून इन टू द शो एंड कॉल ऑन द शो. कि तुम्हें नंबर कैसे याद है? मेरे को पता नहीं कैसे याद है, पर याद है. मे बी क्योंकि एक मोहब्बत सी बन गई है. आई थिंक रेडियो जॉकी का क्या होता है ना, a lot of people might think that अपनी in your own right your celebs or whatever, but I think रेडियो जॉकीज जितने भी है ना, उनको ये बात समझने की जरूरत है, आप सेलिब्रिटी तो बिल्कुल नहीं है. बिकॉज यू हैव टू बी द पर्सन नेक्स्ट डोर. और जिस दिन आपने अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझ लिया, तो दैट इज़ द डे ऑफ योर डाउनफॉल. मैं हमेशा से यही सोचता हूँ, दिल्ली जो है मेरा परिवार है एंड दे कॉल मी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. गाड़ी कौन से रंग की लेनी है. अभी रिसेंटली समवन लैंडेड इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, तो उसने मुझे कॉल कर दिया. ही वाज आस्किंग फॉर एडवाइस. मैं उससे बात करके उसको काउंसलिंग कर रहा था बैठ के. तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं बिकॉज दे थिंक ऑफ यूअर्स फैमिली. तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये कहने को मीडिया में आपका जॉब है, पर आप ये नहीं सोच सकते कि आप बड़े स्टार हैं या आप कोई बड़े सेलिब्रिटी, बिल्कुल भी नहीं. तो चाहे आप कितने भी साल काम कर लें, इसमें आपको ये रहना पड़ेगा दिमाग में, आपके जहन में आपको रखना पड़ेगा कि आप जस्ट द बॉय नेक्स्ट डोर, द मैन नेक्स्ट डोर हैं. उससे परे आप कुछ नहीं सोच सकते. तो ये जो पूरा आप बता रहे हैं, ये जो आपका स्ट्रगल का दौर था, ये कितना टाइम चला होगा? ये तकरीबन अगर आप पूरा फेज देखें ना, तो आई थिंक अराउंड 7-8 मंथ्स लास्ट किया होगा. 7-8 महीने तो लगे होंगे. और जब तक मैं वापस ऑनर आया तो ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल ही हो गया होगा धीरे करके. और ये कौन से ईयर की बात है? दिस इज़ अराउंड 14 years बैक. ओके. तो 14 साल पहले की बात है. बाप रे, 14 साल हो गए. तो लेकिन कमाल की बात है कि 14 साल तो अब हो चुके हैं, पर उस टाइम मुझे रेडियो करते हुए 11 साल हो चुके थे, है ना. तो आई वॉज यूज टू साइनिंग ऑटोग्राफ्स, थोड़ा कभी कभी ऑटोग्राफ कराए, कभी लोग फोटो खिंचा लेते थे आपके साथ, तो वो सब कुछ कर चुका था. फिर उसके बाद जब ये समोसे तलने का वो आया तो थोड़ा झटका तो लगा. लेकिन काफ़ी इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी. हाँ, वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से अगेन वहाँ तक पहुँचना. तो बात बताऊँ, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि आपका पॉडकास्ट शूट हो रहा है इसलिए मुझे अच्छी अच्छी बातें करनी है. मुझे लगता है
वी आर प्रिविलेज्ड एज मीडिया पीपल कि हम अपनी स्ट्रगल के बारे में बता पाते हैं। एग्जैक्ट। हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल है। मुझसे 10,000 ज़्यादा गुना स्ट्रगल होगी लोगों की लाइफ में। एक जो रिक्शा चला रहा है बाहर, आप सोचो उसकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है। अगर उसको एक दिन सवारी नहीं मिलती है तो शायद वो घर जाके खाना नहीं खाएगा, उसे अपने रिक्शे का किराया देना है, वापस जाके पहले रिक्शे का किराया इकट्ठा करेगा, फिर ऊपर जो बनेगा उसका, फिर उससे वो रोटी खाएगा। आप सोचो कितनी, और उसके साथ हम जाके मांडवाली करते हैं कि नहीं तो यहाँ 10 रुपये कैसे मांग रहे हैं तो 5 रुपये लगेंगे, कितनी छोटी बात है। और वही जहाँ हम बड़ी ब्रांड्स के पास जाते हैं तो वो 4,000 ले लेता है अगर 3,999 की जगह, तो उससे 1 रुपये मांगने में हमें शर्म लगती है। इस बेचारे गरीब आदमी के साथ तुम सारी मोल भाव कर लो। पटरी पे जो बैठा सब्जी वाला है उसके साथ आप मोल भाव करोगे कि भैया धनिया भी साथ में फ्री दे, है ना। लेकिन जब एक ऐप के साथ आप बुकिंग सब्जी ऑर्डर करते हैं बैठे बैठे कि 10 मिनट में आ जाए, उससे तो आप मोल भाव नहीं कर रहे हैं ना। राइट, वहाँ डबल रेट होते हैं फिर भी हम लोग वही। तो आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ओनर्स। अभी हाल ही में ना मैं अनिरुद्ध आचार्य जी से बात कर रहा था, आई मेट हिम रिसेंटली, जिन्हें लोग पुकी महाराज भी बोलते हैं बिकॉज इज़ वेरी क्यूट, बड़ी प्यारी बातें करते हैं। तो मैं उनसे रिसेंटली मिला, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने मुझे देख के यूथ बोल दिया तो मैं वैसे ही बड़ा खुश हो गया। तो कहते जैसे आप यूथ, मैंने कहा अरे वाह आचार्य जी थैंक यू, कुछ नहीं हो सकता। दिल करा झप्पी लगा लूँ उनको, बहुत प्यारे हैं। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि नितिन अगर हम सब एज इंडियंस हम अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि जो भी केपेबल है वो एक एक गरीब आदमी को अडॉप्ट कर ले और उसकी ज़िंदगी बदल दे, कि उसका खर्चा पढ़ाई का, उसके बच्चों का कुछ वटेवर जो है आप उसको टेक ओवर कर लें और क्या यार मैं इतना निकाल सकता हूँ महीने का, मैं ऐसा करना शुरू कर दूँ। तो आप सोचिए गरीबी तो हट जाएगी ना देश से। तो ये बैठ के ना बार बार बोलना कि सरकार का काम है, सरकार कौन है? सरकार हम ही है ना। सरकार हमारे टैक्स से चल रही है, हमारे पैसे से चल रही है। सरकार को किसने चूज किया? को अपनी रिस्पांसिबिलिटी पता हो और आगे बढ़ के। एंड आई ऑलवेज से दिस, आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर ऑल पॉलिटिशियंस, क्योंकि ठीक है आपको लग सकता है दे हैव उनके पास गद्दी है, उनके पास पावर है, बट इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब। वो कितना अच्छा कर लेना, उनके अगेंस्ट लोग खड़े हुए हैं। आप सोचो जब कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई एमपी, प्रधानमंत्री, जब भी ये लोग घर पे रात को सोते होंगे, आप सोचो, आप उन 2 मिनट के लिए छोड़ दो उनकी गद्दी छोड़ दो, आप सोचो कि एज अ ह्यूमन बीइंग जब रात को सोने जाते होंगे इनको कितना दुख लगता होगा, यार मैं दिन भर इतना कुछ कर रहा हूँ, ये फिर भी मेरी 2 गलतियाँ निकाल के पूरी मिट्टी बलीत कर देते हैं। बुरा लगता होगा ना। अब अगर आपके माँ बाप खड़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी माँ जो है दिन भर काम कर रही है और उन्होंने जो है माँ, बीवी या आपके पिताजी जो भी घर पे काम कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं, आप दिन भर काम करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं घर को, और कोई घर के अंदर घुसे, एक कोई आपका फैमिली मेम्बर, और बोले कितना गंद मचा रखा है यहाँ पे, तो कितना बुरा लगेगा ना। तेरे को ये नहीं दिखा कि तेरी माँ ने तेरे लिए आलू के पराठे बना रखे हैं, रात के लिए राजमा चावल की तैयारी हो रही है, तेरे को ये दिख रहा है कि टेबल पे हल्का सा कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप ही तो अच्छे इंसान हुए ना। उसी तरीके से आपको, मुझे ऐसे लगता है कि एज ह्यूमंस वी नीड टू स्टार्ट चेंजिंग। हम लोग इतना क्रिप करते हैं, हम लोग इतनी गलतियाँ निकालते हैं लोगों में, दैट हम इतने बड़े क्रिवर्स हो चुके हैं ना, हमें सिर्फ नेगेटिव दिखता रहता है सामने वाले के अंदर। और उल्टा मेरी ये सोच है, मुझे ऐसा लगता है 99% इंसान जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं। वो 1% है आतंकवादी वगैरह ऐसे लोग जो दूसरे का बुराई करना चाहते हैं, उनको हटा दो आप। 99% लोग जो है ना वो कभी किसी का बुरा करना नहीं चाहते, अंदर से इंसान अच्छा ही होता है। अब उसका समाज में उसका ऐसा होता है कि कई बार उसकी सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ एक्सपीरियंस, हाँ जी, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो बेचारा कई बार रिएक्ट नहीं कर पाता या गलत रिएक्ट कर देता है, पर कोई बुरा करना नहीं चाहता। वो 1% जो है उनको छोड़ दो। तो अगर ऐसे सब अच्छे लोग हैं तो उनके साथ अच्छे बर्ताव होना चाहिए ना। तो ये जो आप बात बता रहे हैं, ये नितिन शुरू से ऐसे थे या फिर ये नितिन 2.0 जो आपका दूसरा फेज़ आया लाइफ का, ये सारी तब्दीलियाँ उस दौरान आई एज अ ह्यूमन बीइंग? आई वोंट लाई, मेजर तब्दीली तो उसके बाद आई, है ना। उसके पहले मैं ऐसा नहीं कि मैं बाहर जाके गुंडागर्दी कर रहा था, लोगों को पीट रहा था, नहीं, पर मैं इतना सोचता नहीं था शायद इस बारे में। फिर जब भगवान ने मुझे वो टेस्ट करा दिया ना कि एक बारी जरा टेस्ट कर, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं, बिग एफएम पे बोलते हैं, धुन बदल के तो देखो, तो धुन बदली, मेरी ज़िंदगी की धुन बदली। दैट इज़ वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई जॉइंड देम, क्योंकि स्टेशन ही ऐसा है, हर चीज़ के लिए बोल रहा है कि कुछ अपने आप में बदलाव लाओ। माइकल जैक्सन का एक गाना था, that man in the mirror, ऐसे I'm not sure if I'm right with the lyrics, पर कोई ऐसा था कि I'm starting with the man in the mirror, I'm asking him to change his ways, कि जो शीशे में, जो आईने के सामने आप खड़े हैं, उस इंसान से शुरुआत कीजिए, पहले उसमें बदलाव लाइए, फिर दुनिया को बदलने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरीके से जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं कि इस एमएलए ने काम नहीं किया, इस एमपी ने काम नहीं किया, तूने क्या किया उस मोहल्ले में, तू भी तो रह रहा है ना, तूने क्या काम किया, तूने तो कुछ किया नहीं। तू जब गाड़ी में बैठेगा तो बिस्किट खा के रैपर बाहर फेंकेगा, तू जब गाड़ी में बैठेगा तो पान खा के बाहर पीकेगा, और फिर तो कहेगा कि यार गंदगी बहुत है, हमारा मोहल्ला गंदा है, तो तू साफ कर ले। मैंने एक
सफाई का अभियान भी चलाया, मैंने खुद हाथ में ग्लव्स पहने, कनॉट प्लेस की जो पिलर्स हैं वहाँ पे जाकर खुद बैठ के पान की पीके साफ़ करी। लोगों ने आके, दुकानदारों ने आके बाहर बोला कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आप तो कर नहीं रहे, आपकी दुकान है यहाँ पे, मैं ही कर देता हूँ, लोगों को रोकिए ना। तो लोग बड़े शर्मिंदा होने लगे। मैं, लेकिन कुछ लोग होते भी गड़बड़, मैं वहाँ साफ़ कर रहा हूँ और वहीं पे आके लोग वहीं पे थूक रहे हैं कि चल भाई फ्रेश वाली साफ़ कर ले। यू नो, सो व्हाट आई एम सेइंग इज हर तरह का इंसान है, पर आपको समझना पड़ेगा ये आपका देश है। मैं अपने देश को अपना घर मानता हूँ। सो व्हेनेवर आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस, आप मेरी गाड़ी में अभी भी चलिए, एक कागज़ का बैग होता है कि रास्ते में कोई भी कूड़ा हो तो उसके अंदर डालता रहूँ। वी डोंट लिटर, वी डोंट डू एनीथिंग। हमारे घर में 3 तरह के गार्बेज इकट्ठे होते हैं, एक हैजर्डस जैसे शीशा वगैरह, एक कंपोस्ट के लिए, एक दूसरा सूखा कचरा। एंड हमारे पूरे अपार्टमेंट में ऐसा होता है, एंड वी मेक श्योर कि बाकी लोग भी ऐसा करें। हमारे रिश्तेदारों को हमने आदत डाल दी है, सो दैट यू नो, बार बार भी मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इतना आसान है कहना कि किसी और ने काम नहीं किया, तुमने क्या आई थिंक किया। खुद से ही आप शुरुआत करें तो वही बेटर है। इतना प्यारा गाना है ना कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो ये बोझ जो है गंदगी का, ये बोझ जो है देश को आगे बढ़ाने का, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ना प्राइम मिनिस्टर की है, ना प्रेसिडेंट की है, ना एमपी, ना एमएलए की, ये हर सिटीज़न की है। तो वो बात समझने की ज़रूरत है, और मैं रेडियो के थ्रू यही बातें करने की कोशिश करता हूँ, समझाने। कई बार लोगों को लगता होगा क्या ज्ञान बांट रहा है, कोई बात नहीं, लगने दो। एक दिन ज्ञान लगेगा, दूसरे दिन ज्ञान लगेगा, तीसरे दिन रियलाइज करेगा कि यार बात तो सही कह रहा है। और ये तो वैसे भी हमारी कहा जाता है responsibility कि जितने लोग आपकी लाइफ में आपसे मिलते हैं, अगर उसमें से एक में भी थोड़ा सा बदलाव हो सके आपकी वजह से, तो मान लीजिए कि आपकी लाइफ वर्थ है, जो भी या जो भी काम आप कर रहे हैं वो वर्थ है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो आप बता रहे थे सेकंड फेज वाला, CSR वाला, कोई ऐसा, क्योंकि बहुत सारी जो कैंपेन आपने किए हैं अलग अलग, लेकिन कोई खास इंसिडेंट या कोई खास कैंपेन, कोई खास शख्स जो आप शेयर करना चाहें कि इसने मेरी लाइफ को और पॉजिटिव तब्दीली उसके अंदर या चेंज उसके अंदर किया? देखो ऐसे वाले बहुत सारे हुए हैं, बिकॉज ऐसा जैसे आपने कहा, मैं CSR काफ़ी समय से कर रहा हूँ, पर एक अभी रिसेंट वाला जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब आई हैव नेवर टोल्ड दिस टू एनीवन, बट दैट किड गॉट अ टीयर टू माई आई। हुआ क्या कि मैंने अभी रिसेंटली ना बिग FM पर मैंने एक मुहिम छेड़ी, जल आंदोलन। तो उसमें यह था कि पानी की किल्लत गर्मी में बहुत हो जाती है। कई एरियाज़ ऐसे दिल्ली के हैं जहाँ पर पानी आता नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एफ्लुएंट एरियाज़ जहाँ पे पानी 24 घंटे आ रहा था, तो वहाँ पे मैंने बड़े बड़े टैंकर खड़े कर दिए, खाली टैंकर, जो 20,000 लीटर पानी आ सकता है, 30,000 लीटर पानी आ सकता है। तो मैंने ऐसे टैंकर खड़ा कर दिया, दिन भर खड़ा कर दिया, और मैंने लोगों से बोलना शुरू किया रेडियो पे कि टैंकर वहाँ खड़ा है, टैंकर आगे पीछे होता रहेगा इस मोहल्ले में, अपने घर में पानी है ना, 2 बाल्टी जगह उसमें डालिए। और टैंकर भर के फिर मैं ऐसी जगहों पे लेकर गया जहाँ पानी आ नहीं रहा था। तो हमने कई झुग्गियों में गए, एंड वहाँ पे मुझे समझ आया कि जब हम उनको पानी दे रहे थे तो हमने पूछा, तो हमने कहा पानी कब आया था? हमने कहा पिछले हफ्ते। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार पिछले हफ्ते? हम लोग जब हाथ धोते हैं पानी में अपने वॉश बेसिन में, तो रियलाइज़ भी नहीं करते। क्या, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, 24 घंटे का बैकअप होता है पानी का, रियलाइज़ भी नहीं होता। कई बार शेव कर रहे हैं तो पानी खुला छोड़ दिया, रेजर धोया पर पानी चल रहा है, तो उसको बंद करो, साथ साथ मग में जो है पानी इकट्ठा करो। ये सब हम करते नहीं हैं। हमें लगता है कोई बात नहीं, पानी तो आ रहा है ना, पर किसी और को आपकी वजह से पीने का पानी नहीं मिल रहा। तो वहाँ पर हम गए थे, एक झुग्गी के पास खड़े हुए थे, एंड वहाँ पे पानी दिया। तो एक छोटा सा बच्चा होगा, 5-6 साल का होगा, उसने मुझे ऐसे ना पैर नीचे, क्योंकि छोटा सा हाइट में था, तो उसने मेरे को बिल्कुल पैर लिपट के ना पानी भर लिया था उसने। मैंने कहा थैंक यू भैया। तो मुझे ना ऐसे ना, वो कहते हैं ना कि रूह काँप जाती है आपकी, कि यार इतनी बेसिक चीज़ के लिए वो इतना थैंकफुल था। हम मिनरल वाटर की बॉटल खरीदते हैं, आधी पीते हैं, आधी फेंक देते हैं उठा के, रियलाइज़ भी नहीं करते कि हमने क्या कर दिया। एक तो प्लास्टिक वेस्ट कर दिया, प्लास्टिक इस्तेमाल कर लिया, ऊपर से पानी भी फेंक दिया उसका उठा के। एंड मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि ये ये बूंद बूंद को जो इतना तरस रहे हैं, हम लोग कितने चौड़ में जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, रियलाइज़ भी नहीं कर रहे कि ये हमारे भाई बहन ही तो है ना। देखिए, छोटी बॉटल स्टार्ट की, आपने पानी बचाया इतना, लेकिन आपने एडिशनल प्लास्टिक वेस्ट उसमें ऐड कर दिया। एग्जैक्टली। तो लोग बिना प्लानिंग के सब कुछ करते हैं, और फिर उनको लगता है कि हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। एग्जैक्टली। इसलिए मैंने तो अपना सिपर कैरी करना शुरू कर दिया। घर से पानी भर के लाता हूँ, वही लेके जाता हूँ। और हमारे घर में बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जैसे पानी बच जाते कुछ हम पौधों में डाल देते हैं उसको, हम कभी पानी नहीं फेंकते हैं ऐसे। बिकॉज पॉइंट है कि यही चीज़ें छोटी छोटी करेंगे ना, और ऐसा नहीं कि हम कोई नायाब काम करें, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। ये तो हमने गांधी जी से सीखा है। पानी पीते थे, ग्लास में बच जाता था, पौधों में डालते थे वो पानी। पर हमने गांधी जी की कहीं ना कहीं वो जो टीचिंग थी भुला दी। हमें लगा हमें अब मुहैया किया जा रहा है पानी, तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है पानी वेस्ट करना, तो हमें समझना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि उस बच्चे ने मुझे जब झप्पी दी, तब मुझे लगा यार, मैंने कहा यार कि इस मुहिम को ना और अच्छी तरीके से करना है, और मैंने बड़े दिल से उसको किया। सिमिलरली एक और आपने शायद सुना होगा, मैंने एम्बुलेंस के लिए करा था एक, जिसमें एम्बुलेंस को, तो वो स्टार्टिंग जो था ना उसके लिए,
वो मेरे लिए बड़ा इमोशनल था, क्योंकि किसी ने मुझे कॉल किया था. हाउ दिस कैंपेन स्टार्टेड वाज अमेजिंग. मेरे स्टेशंस को नहीं पता था जिसमें मैं काम कर रहा था कि मैंने कैंपेन शुरू कर दी है. तो हुआ क्या कि मेरे प्रोड्यूसर को मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे कॉल आया, मैंने उसको ऑन एयर लिया. उस बंदे ने क्या बताया, कहते हैं नितिन जी मैं आपको बस ये कॉल करा था ये बताने के लिए, पिछले हफ्ते की बात है कि मैं अपने डैडी साहब, फादर साहब बोला था उन्होंने, सरदार जी थे. मैंने कहा मेरे फादर साहब जो है मेरे साथ एम्बुलेंस में थे, मैं उनको लेके जा रहा था. वो ईस्ट दिल्ली अक्षरधाम वाली रोड है ना, वहाँ पे कहीं थे वो. तो उन्होंने कहा कि उनको मैं लेके जा रहा था, ही वॉज सीरियस. कहते हैं एम्बुलेंस का सायरन बजता रहा, किसी ने हमें रास्ता नहीं दिया. मुझे बस आखिरी जो मेरे पिताजी की याद है वो ये कि वो मेरी शर्ट खींच रहे थे, तड़प रहे थे, मेरी शर्ट के बटन टूट गए एंड ही पास्ड अवे इन दैट ट्रैफिक जैम. उन्होंने जब मुझे ये बात बोली ना, मैं पहले भी बात बोल चुका हूँ, पर वाकई में मुझे ऐसे लगा जैसे उन्होंने ना खिंचा के उनकी बात ने ना मेरी थप्पड़ मारा हो मेरे चेहरे पे. ऐसा नहीं कि मैं उस जैम में वहाँ था, ऐसा नहीं कि मैंने रास्ता नहीं दिया, बट ऐसा यू नो इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं दिल्ली का हिस्सा हूँ ना, तो मुझे लगा यार क्या हम इतने बड़े इंसान हो गए कि हमें एम्बुलेंस को रास्ता देने में इतनी कठिनाई हो रही है. तो मैंने फिर यू नो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड देन एज आई सेड, मुझे लगा, मैंने कहा इंसान तो बुरा नहीं होता, 99% इंसान अच्छा होता है. तो कारण क्या है कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते ना. रियलाइज़ कि क्या होता है कि जब एम्बुलेंस आती है ना, 99% लोगों को समझ नहीं आता था कि करना क्या है. एम्बुलेंस आ गई तो पीपल वुड फ्रीज, कई लोग रुक जाते थे, उससे एम्बुलेंस को रास्ता थोड़ी मिलेगा. मैंने एक सिंपल सी चीज़ बोलनी शुरू करी कि जब आप आ रहे हैं जहाँ पर भी गाड़ी में, आपको एम्बुलेंस का सायरन जब सुनाई देना शुरू हो जाए पीछे से, तो आप बस अपनी अगली लेफ्ट लेन पकड़ लें. तो आइडिया क्या था कि जब सब एक एक करके लेफ्ट करेंगे तो राइट लेन खाली हो जाएगी ना, एम्बुलेंस को रास्ता मिल जाएगा. तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. एंड उसके बाद हमें इतने कॉल्स आते थे कहने के लिए, यू नो पीपल वुड कॉल एंड से कि आज आपकी वजह से हमारा रिश्तेदार, हमारा फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच गया. एंड दैट आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी एक भी इंसान की जान बचाने का मौका मिल गया ना, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा आपके लिए कुछ यू नो कोई रिवॉर्ड नहीं हो सकता. तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड था. मैं आज भी जो है उसी की खुशी में बात करता हूँ. अब जब एम्बुलेंस को रास्ते में कई बार यू नो रास्ता देते हुए दिखते हैं कोई गाड़ियाँ, तो कई बार मेरे दोस्त बोलते थे देख एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया. क्योंकि सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, दिल्ली ने तो इसमें बड़ाई पता है किसकी, इसमें तारीफ है दिल्ली की, इसमें तारीफ है जितनी भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, क्योंकि उनको समझा दिया उन्होंने, देना शुरू कर दिया रास्ता, अब दे रहे हैं ना रास्ता. तो ये जो आपने पूरा अपना बताया कि जो पूरा इतना लंबा स्ट्रगल चला और फिर आप उसमें टूटे नहीं. आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले लोगों की अपनी पसंद का एक छोटा सा काम नहीं होता और वो ख़त्म होने लगते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, यू नो उनको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया. तो ये जो मेंटल टफनेस की बात करें, तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बताएं हमें कि कैसे आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रख सकते हैं. मैंने आपको कहा ना प्रियंका, मैं मे बी द रीज़न इज़ दैट आई एम, एक तो आपको बताया सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. तो पहले सिर्फ मेरे माँ बाप और भाई मेरा सपोर्ट सिस्टम थे, अब बीवी और सिस्टर इन लॉ भी जुड़ गए. तो यू नो एज अ फैमिली आई थिंक मेरे को उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है. मेरे मामा जी, आई मस्ट ऑल्सो कमेंट ऑन दैट, बिकॉज उस दौरान जो मेरा फेस गया था ना, एक और चीज़ पता लगी उस दौरान ना, कि पहले मेरे बड़े दोस्त यार थे, खूब उठना बैठना था, तो उस पीरियड के दौरान सब गायब हो गए. फिर मुझे समझ आया कि वो ज़्यादातर लोग कभी नितिन के दोस्त थे ही नहीं, वो खुराफाती नितिन के दोस्त थे. तो फिर मुझे और समझ आ गई ये बात कि बॉस अपना सपोर्ट सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग करके चल, क्योंकि एंड में यही लोग खड़े हैं तेरे साथ, राइट. तो सवाल क्या था आपका? मैं ये जानना चाहती थी कि किसी को मेंटल स्ट्रेंथ अपनी बनाए रखने के लिए तो क्या एक करना तो वो चाहिए. सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था उसकी वजह से. दूसरी बात, क्योंकि मैं इतना आई थिंक आई एम वेरी रिलीजियस एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअल. और अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे भी मैंने क्या क्या पहना हुआ है, तो यहाँ पे रोजरी है, यहाँ गणेश जी बैठे हुए हैं, यहाँ शिव जी हैं. अच्छा, इसके पीछे ये रीज़न है. मुझे तो लगा कि शायद कोई स्टाइल ना हो. तो पूरी इज्जत से पहने हुए मैंने इनको. एंड मैं, हमारे घर में हर धर्म की इज्जत की जाती है. तो जैसे जब ईद आती है तो हम ईद मनाते हैं, हम गुरपुरब आता है वो मनाते हैं, दिवाली मनाएंगे, यू नो, और क्रिसमस मनाएंगे, सारे जितने भी फेस्टिवल आते रहते हैं हम सब मनाते हैं. बिकॉज मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से सिखाया. और ये नहीं कि मैं मना रहा हूँ, मैंने बचपन से देखा कि वो हमेशा मनते आए हैं. तो मीठी ईद आती थी तो मेरी माँ सेवैयाँ बनाती थी. हमारे घर में कोई मुस्लिम रिलीजन फॉलो करने वाला नहीं है, लेकिन हमारे को एज अ यू नो एज अ चाइल्ड सिखाया गया कि सारे धर्म सेम है. यू नो, तुम एक क्रिश्चियन हो, मम्मी पंजाबी है, यू नो हिंदू हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज़्ज़त सबकी करनी है, सब फॉलो. तो एज अ रिजल्ट व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ इज़ कि मैं तो हर जगह जाता हूँ, जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूँ, सबकी इबादत करता हूँ, सबको प्रेयर करता हूँ. एक तो आसान भी है, सबको कंट्रोल करके चलो, यू नो, क्योंकि जब जाएंगे यहाँ से ऊपर,
अब पता नहीं कौन मिलेगा एक्चुअली वहाँ जाके, तो सबको ही हमने पटा लिया है कि कोई भी वहाँ पर हो, हमने सबको सेट कर रखा है, लंबी प्लानिंग है, बहुत लंबी प्लानिंग। आई थिंक ऑन ए सीरियस नोट दैट इज़ द रीज़न, दैट आई थिंक इज़ द रीज़न फॉर माई मेंटल स्ट्रेंथ। और ऐसा नहीं है कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ अंदर से कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, आई डोंट फील लो इन लाइफ, ऑफ कोर्स आई डू, बट एज एन आर्टिस्ट आपका काम ही होता है कि जब भी आपका लो फेज भी चल रहा हो तो आप उसको सामने ना आने दें, क्योंकि जो लिसनर आपको ट्यून इन कर रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने लिसनर होते हैं ना, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, जो देख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा एहसान है हम पे। इनको कोई पैसे थोड़ी मिले मुझे सुनने के लिए, इनको पैसे नहीं मिले आपका पॉडकास्ट देखने के लिए, फिर भी ये देख रहे हैं, फिर भी हमें सुन रहे हैं, क्योंकि ये इनका प्यार है। तो अब इतना प्यार ही कर रहे हैं और ये ट्यून इन कर रहे हैं, तो मेरी व्हाट इज़ द लीस्ट आई कैन डू फॉर देम, कि जब ये ट्यून इन करें आई शुड एंटरटेन देम। नो, इन्फोटेनिंग शोज जैसे हमारे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दो, एंटरटेन करो, ये तो करना ज़रूरी है ना। तो अगर मैं मुँह लटका के बैठ जाऊँ और अपना मूड उनकी तरफ आने दूँ, एंड आई डोंट डू अ गुड शो जस्ट बिकॉज आई एम नॉट इन अ गुड मूड, दैट्स अनफेयर टू द लिसनर। वो लाखों की तादाद में जो लोग सुन रहे हैं, तो उनको यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम। तो आधा टाइम तो जब आप इमोशनली वीक फील कर रहे होते हैं, तो आप उसको अंदर ही दबा देते हैं कहीं, एज एन आर्टिस्ट वो आप ट्रेन हो जाते हैं कि यार ये 4 घंटे मुझे शो करना है, इस दौरान ये मेरे मेंटल प्रेशर सामने नहीं आने चाहिए। दूसरी बात, व्हेन आई गो आउट फ्रॉम देयर ऑल्सो, फ्रॉम द स्टूडियो, जब बाहर जाता हूँ, तो जैसे मैंने आपको कहा, मेरे को जब भी ऐसा लगता है कि हम गोइंग थ्रू लो फेज, मैं अपने साथ वक्त बिताता हूँ। हम लोग इतने बिजी हो चुके हैं ज़िंदगी में प्रियंका, कि हम भूल जाते हैं कि जो हमारा फेवरेट पर्सन है ज़िंदगी में, आपका सबसे फेवरेट पर्सन कौन होता है? आप खुद। सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो आपको अपने आप से करनी चाहिए। लोग जो है प्यार मोहब्बत के लिए चिट्ठियाँ लिख देते हैं अपने सामने वाले के लिए, लड़का हो या लड़की हो जो भी है, उसके लिए कहानियाँ लिख रहे हैं, मैं तेरे बिना मर जाऊँगा, परेशान हो जाते अरे हैं, भाई तो अपने बिना मर जाएगा, अपने आप से तो मोहब्बत कर। तो मेरा ये फिक्स्ड एक स्केड्यूल जो है, मैं रोज़ चाहे कुछ भी हो जाए अपने साथ वक्त ज़रूर बिताता हूँ। मेरा फेवरेट पर्सन मैं हूँ, है ना। मेरे माँ बाप से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बीवी से करता हूँ, भाई से करता हूँ, सबसे करता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करता हूँ। तो और करना भी चाहिए। शुरुआत से था, या फिर आपने वो जब वी मेट देखी और उसमें जो उस गीत का डायलॉग है कि मैं मेरी फेवरेट हूँ, उसके बाद आया? मैं अपना फेवरेट नहीं हूँ, पर मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। फेवरेट तो मेरे माँ बाप और मेरा भाई और मेरी बीवी है मेरे लिए, है ना, मेरी सिस्टर इन लॉ, सारे फैमिली मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मेरे फेवरेट है। आई थिंक ये बहुत अच्छा मैसेज है जो आप बार बार बोल रहे हैं इस पूरी बातचीत में, कि फैमिली, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोगों के रिश्ते खत्म हो रहे हैं और वो कहते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने, लेकिन वो अपने लिए भी नहीं कर रहे, बिकॉज फैमिली ही आफ्टर ऑल आपके लिए है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है लोगों में कि वो एक्चुअली में ना फैमिली को टाइम दे रहे हैं, ना खुद को टाइम दे रहे हैं, और पता नहीं क्या कर रहे हैं। आई थिंक ग्रास रूट लेवल में ना आपको थोड़ी अपनी सोच बदलनी पड़ी। कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग बोल देते हैं, दे डोंट रियलाइज। जैसे मुझसे किसी ने उस दिन पूछा था कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, अभी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था, तो मैंने बोला आई लिव विद माई पेरेंट्स। सबसे पहले जो ये स्टेटमेंट है ना, इसी को यूज़ करना शुरू करो। आप अपने पेरेंट्स के साथ लिव करते हैं, लोग बोलते हैं मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, भाई तू कौन होता है अपने माँ बाप को अपने साथ रखने वाला? पाल पोस के उन्होंने तेरे को बड़ा किया, आज जिस काबिल तू बना है अपने माँ बाप की वजह से बना है। तो ऑलवेज से दैट यू लिव विद योर पेरेंट्स, नॉट द अदर वे अराउंड, है ना। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। माँ बाप का जो एक कर्तव्य होता है, वो आपको पाल पोस के बड़ा कर चुके हैं, उन्होंने अपना कर्तव्य कर दिया, बट दैट डजंट मीन दैट अब आप ये सोचिए कि अब उनका कर्तव्य होगा तो चलो लेट्स मूव ऑन। कई बार देखो, कई लोग होंगे जो देख भी रहे होंगे, जो बाहर कहीं और किसी कंट्री में सेटल है, काम के सिलसिले में चले जाते हैं, ठीक है, टू ईच इज ओन, वो करते हैं, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप नकार दें उनको। यू नो, फॉर एग्जांपल मैं जो है, मेरे को ऐसे मौके मिले कई बार, यू नो, बाहर नौकरी मिलने की, यू नो, मुझे ऑफर्स आए और मुझे कई लोगों ने बोला कि हमें ज्वाइन कर लीजिए, पर मेरा बड़ा क्लियर था, मैं कहा अगर फैमिली साथ चलती है तो हम सोचेंगे कुछ टाइम काम करके वापस आ जाएंगे, पर आना भी वापस है, क्योंकि मुझे देश भी नहीं छोड़ना, ये भी चक्कर है। तो मेरा बड़ा क्लियर फंडा है लाइफ में, घूमने फिरने जाओ, पैसे कमाओ, बाहर जाओ, यू नो, टूरिस्ट के साथ जाओ, पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे वापस आने की ज़रूरत है, यू नो। और इसी तरीके से लाइक आई वांट टू कम बैक टू माय कंट्री, I also want to go back home every day with my parents, with my brothers, with my wife. It's important for me for everyone to be together. क्योंकि I'm a very family person. तो मेरे लिए बहुत important था ये, and that is the reason that, you know, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो आप बोल रहे थे कि रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं, वो इसलिए टूटते चले जा रहे हैं कि एक तो लोगों में ईगो बहुत हो गया है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में थिन नहीं, बहुत ब्रॉड लाइन है, मैं उल्टा कह रहा हूँ, और लोग इस बात को गलत समझते हैं। लोगों को लगता है देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ। ऑफ कोर्स नॉट, देयर इज अ बिग फैट लाइन, इट्स योर प्रॉब्लम, यू कांट सी इट। आप बहुत क्लियरली चीज़ें जो हैं बहुत डिफाइंड है कि क्या सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और क्या ईगो होती है। अगर आपके माँ बाप आपको कभी किसी बात पे डांट दें और आपको बुरा लग जाए कि मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे ऐसी बात बोल दी, तो ये ईगो है। वो माँ बाप हैं यार, है ना। अगर उन्होंने आपको वो किस लिए डांट रहे, पहली बात तो शायद आप ही की भलाई होगी इसमें। ऐसा नहीं कि माँ बाप गलत नहीं हो सकते, माँ बाप भी गलत हो सकते कई बार। तो आपकी ईगो ये है कि आप बुरा मान के बैठ गए, या आपने उनको कुछ उल्टा सीधा सुना दिया। लेकिन अगर आपको उन्होंने कुछ गलत कहा
और आपने जाके उनको वापस कहा कि मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, है ना, आपने गलत तरीके से कह दिया, दूसरे लोग भी सुनते, अगली बार ऐसे मत बोलना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो गई। तो इतनी मोटी चौड़ी लाइन है, यू नो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये जब लोग रियलाइज़ कर जाएंगे ना, तो एक दूसरे का दिल दुखाना बंद कर देंगे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारे देश ने पूरे वर्ल्ड को दे रखा है, आई थिंक हमें इस पर गर्व होना चाहिए। एंड आई ऑनेस्टली बिलीव, अगर आप मुझसे पूछें, आई एम अ फुल फ्लेजेड सपोर्टर ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम, बहुत क्लियरली। चाहे इसके लिए लोग कितना ट्रोल कर लें कि तू रह रहा है तो दूसरों को कह रहा है, आई डोंट केयर, करो भाई ट्रोल। मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली से, न्यूक्लियर फैमिली में जो खुश है खुश रहे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पर्सनल चॉइस, माई पर्सनल चॉइस विल ऑलवेज बी अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, बिकॉज पीपल डोंट इवन रियलाइज। एक टाइम होता था कि जब मामा चाचा ताऊ सब एक साथ रहते थे, एंड उसमें जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा भी पैदा होता था, बच्चा कैसे बड़ा होता था किसी को पता नहीं लगता था, क्योंकि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते थे। वो प्यार मोहब्बत क्या होती थी, आंगन में बैठ के सब एक साथ खाना खाते थे। एक और जो स्किल अपने आप सीख लेते थे होता था एडजस्ट करना। बिल्कुल। अभी क्या है कि आप देखते हैं कि बच्चे एडजस्ट करना भूल ही गए हैं, बिकॉज उनको किसी के साथ भी हैबिट नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। और आज आप जो बात करें तो मेरे दिमाग में एक और बात है कि ये जब लोग बोलते हैं ना आजकल कि यार फटाफट जॉब चेंज कर लिया, आई कुडंट एडजस्ट ओवर देयर, आई हैड अ प्रॉब्लम विद द मैनेजर, वो पहले क्यों नहीं होता था? लोग कहते हैं पहले गवर्नमेंट जॉब होती थी ना इसलिए लोग टिके रहते थे। नहीं, लोग का सेटअप ऐसा होता था, उनको आदत थी, वो एडजस्ट। देखो, किसी की भी आपने सुननी नहीं है, दब के नहीं रहना, पर एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले की भी मजबूरी समझे, है ना। अगर आपका बॉस ऐसा तो नहीं ना कि विलन है। आप बॉस को अगर आप सोचे कि मोगैम्बो है, वो तो विलन ही है, बटन दबाएगा खुल जाएगा, यहाँ पे तालाब होगा केमिकल का, ऐसा तो नहीं है ना वो। तो वो भी, उसके ऊपर भी प्रेशर है किसी तरीके का। ही ऑल्सो हैज़ टू रिपोर्ट टू समवन। तो अगर आपका बॉस भी आपको कुछ कह रहा है, आप जिस दिन समझ जाए कि वो भी एक इंसान है ना, तब आपको समझ आएगा कि यार कोई तो कारण होगा ऐसे बोल रहा है। तो एडजस्टमेंट क्या होती है कि सामने वाले की भी मजबूरी समझना और फिर उस हिसाब से अपने आप को ढालना। हर बार ही नहीं ढाल पाओगे, कभी तो करोगे। अभी क्या हो गया ना, माई वे और द हाईवे। मैं जो बोल रहा हूँ पत्थर की लकीर है। और ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, ये रिलेशनशिप्स में भी ऐसा है। डिवोर्स रेट्स क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको लगता है माई वे और द हाईवे। एंड ऑनेस्टली ना, ये इसमें एक्चुअली दो राय नहीं है। ये ना आदमियों की दिक्कत है ना औरतों की दिक्कत है, ये दोनों की दिक्कत है। दोनों के ईगोज इतने हाई राइड कर रहे हैं ना इस समय। क्यों नहीं सुन सकते यार? जब तुमने शादी करी थी उससे पहले तो बड़े कस्में वादे किए थे, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तो हर जन्म में तुम्हें चाहूँगा, और शादी होने के बाद सब बदल गया। ये तो बड़ी मतलबी दुनिया हो गई फिर तो। मतलब जस्ट बिकॉज वो कहते हैं खाई पिए खिसके बोलते हैं ना, जैसे ना उस हिसाब से अब शादी होगी तो अब कट लो, ऐसे थोड़ी होता है। तो प्यार मोहब्बत उस टाइम, मैं तो हमेशा जब भी देखो, हर किसी की ज़िंदगी में होता है, मेरी बीवी के साथ भी अगर मेरा थोड़ा कुछ मन मुटाव हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं हमेशा अपने आप को क्या करता हूँ, 15 मिनट ऑफ लेता हूँ एंड आई स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द टाइम दैट आई वाज ट्राइंग टू वू हर। जब मैं उसके पीछे बड़ा हुआ था कि अरे यार शादी कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, हमारा जो कोर्टशिप पीरियड था, मैं उसे याद करता हूँ। एंड देन आई रियलाइज यार इंसान तो वही है। तो उस टाइम की मोहब्बत अब कैसे कम हो गई? कितने साल का कोर्टशिप था आपका? कोर्टशिप तो था कुछ, मैं आपको रियल नहीं बताऊंगा, मैंने माँ को कुछ और बता रखा है, यहाँ पे कुछ और बताऊंगा। मैं बता सकता हूँ शादी को 10 साल होने वाले हैं। कोर्टशिप पीरियड काफ़ी लंबा था, पर चट मंगनी पट ब्याह वाला हिसाब किताब नहीं था। काफ़ी टाइम हमने कोर्टशिप करा एंड उसके बाद अब 10 साल होने को आए हैं। और मैं अभी भी क्या करता हूँ, 10 साल पहले का टाइम याद करता हूँ। जब भी हल्का सा रहेगा फिर मुझे लगता है यार मुझे फिर देना, वो न्यू फॉर्म मोहब्बत हो जाती है। फिर मुझे फिर से उससे पहले दिन वाला प्यार हो जाता है कि यार इंसान तो वही है। तो आई थिंक सबको ये करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा लौटते हैं वापस खुराफाती नितिन की तरफ। तो प्यार मोहब्बत की निकल गया, ब्रोकन हार्ट वाली जगह चला गए। दुनिया भर के साथ, लिटरली मतलब दुनिया भर से मतलब है, बहुत सारे लोग के साथ आपने प्रैंक्स किए, तो क्या कभी किसी ने आपके साथ भी प्रैंक किया? बताना पड़ेगा ईमानदारी से। हाँ, किया कोशिश की। कोशिश देखो, पता है क्या है, जब आपने शुरुआत की हो ना ऐसी और आप इतने प्रैंक्स कर चुके हो, तो आपके साथ प्रैंक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पता होता है कि क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम क्या होती है, आप हर कॉल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रैंक है। तो उल्टा भी होता है। उसकी नेगेटिव साइड ये है कि कई बार वो कोई सीरियसली उस तरह से बात कर रहा है, आपको लग रहा है मजाक है, अगर रहने दे फ़ोन रख दिया, फिर कॉल आता था दोबारा कि यार मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बोल रहे हैं, फिर रियलाइज होता है। तो ऐसे ही, लेकिन एक स्टेशन ने ट्राई किया, तो मैं नाम नहीं लूँगा, किसी और रेडियो स्टेशन के 2 जॉकी ने, उन्होंने भी प्रैंक कॉल्स करने शुरू कर दिए थे। तो उन्होंने सोचा मेरे साथ प्रैंक करेंगे, तो दे कॉल्ड मी अप और उन्होंने मुझे बड़ा उकसाने की कोशिश करी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि मैं दूसरे सेंटेंस में समझ गया था कि प्रैंक हो रहा है, तो मैंने आई प्लेड अलॉन्ग। मैं कहा चलो तुम भी मज़े करो। तो समझ कैसे आया? क्योंकि वो काम ही है ना, हमारा तो काम ही है, हमारी तो रोजी रोटी है, रोजी रोटी आवाज़ पहचानना। तो मैं पहचान गया था, मैंने कहा ये तो प्रैंक कर रहे हैं। मैं कोई बात नहीं बेटा, तू प्रैंक कर। तो हमने अच्छी तरह प्ले अलॉन्ग किया, काफ़ी देर हो गई। एंड में जब उनका टाइम आया, मुझे पता था कि उनका एक फॉर्मेट था
कि अब वो रिवील करेंगे। तो मैंने उनको फिर वापस कॉन्वर्सेशन में ले जाके बोला, मुझे सुनो, तुमने जो ये बात करी थी ना, मैं इसलिए मान रहा था कि मुझे पता है कि तुम कहाँ से कॉल कर रहे हो। तो वहाँ से साइलेंस आया, कह रहे सर आप पहचान गए थे तो आप चुप की थे। तो कह रहे यार मैं भी मजे ले रहा था, कमाल कर रहे हो। तो बड़ा मज़ा आया। बट हाँ, पर एक्चुअली किसी ने अभी तक प्रैंक किया नहीं, क्योंकि मैं पकड़ लेता था। कोशिशें बहुत लोगों ने करी, मेरे कजन्स ने कोशिश करी, मेरे घर वालों ने कोशिश करी, मैं हर बार ही पकड़ लेता था उनको। मैं कहा बेटे बॉस से पंगे मत लो तुम, ये तो हम करते हैं। राइट अच्छा, एक मेरा बहुत अलग सा सवाल है। आमतौर पे चूँकि आजकल बहुत सारे एफएम हम देखते हैं, प्राइवेट एफएम, और लोग सुनते हैं बहुत तल्लीनता के साथ और बहुत इंटरेस्ट के साथ। पर कई लोगों का ये मानना है कि ये जो कॉल्स होती हैं इसमें बहुत सारी प्लांटेड होती हैं, ऑलरेडी प्लान्ड होती है। मतलब जो आप दोनों लोग बात कर रहे हैं, जैसे दिखा रहे हैं कि आपने किसी कॉलर को कॉल किया, लेकिन वो कॉलर एक्चुअल में कॉलर नहीं है, वो आप स्टूडियो से ही दोनों रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये कितने रियल स्टोरी है? देखो, मैं आई विल नॉट टेक एनी नेम, आई डोंट वांट टू पॉइंट फिंगर्स एट एनीवन, सबका अपना काम है जो कोई कर रहा है। पर मैं आपको अपने प्रैंक कॉल्स के बारे में बता सकता हूँ। हमारे जितने प्रैंक कॉल्स, मैं जब तक मैं प्रैंक कॉल्स कर रहा था करते थे, तो हम लिसनर्स को बोलते थे कि आप नॉमिनेट कीजिए। तो हमारा प्रैंक कॉल का तरीका वही था कि लोग कॉल करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे कॉल किया कि आपके हस्बैंड पे प्रैंक कॉल प्रैंक करूँ, तो हम तभी और आपसे इन्फॉर्मेशन निकालते थे कि हम किन किन चीज़ों पे उनके साथ कर सकते हैं। आप कुछ बताइए, कि जैसे फॉर एग्जांपल हाल फिलहाल में किसी मॉल में गए थे क्या, है ना। जैसे अभी मुझे याद है किसी ने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त ने टैटू कराया है। तो मैंने कहा उसने टैटू में लिखवाया क्या है? तो उसने कहा उसने चाइनीज़ में ना यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लिखवाया, आम पे बड़ा बड़ा लिखा है प्रॉस्पेरिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, बड़ा सा लोगो टाइप, मतलब उनकी लिपि में जो है क्या बोलते हैं उनकी, मैंडरिन में लिखा हुआ है यहाँ पे बड़ा बड़ा प्रॉस्पेरिटी। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा उसको कहाँ से डिटेल्स कहाँ से पता लगे कि मैंडरिन? उसने कहा वो जो टैटू पार्लर है उन्होंने हेल्प करी, दे डिड सम रिसर्च एंड डिड इट। मैं कहा ठीक है। तो मैंने उसको, क्योंकि ये डिटेल्स आ गए, तो फिर मैंने उसको टैटू पार्लर से कॉल किया। इतना प्यार चाइना से, बताओ। उन्होंने लिखवाया, आई थिंक उसका ना वो था कुछ, आई थिंक ही हैड सम बिजनेस और वो बहुत ट्रैवल किया करता था। तो उसने लिखवा लिया ये, और वो बड़ा सुंदर था एक्चुअली ना। मैंडरिन बड़ी खूबसूरत सी लैंग्वेज है, जापानीज़ है मैंडरिन, वो दिखने में ऐसे लगता है एक पेंटिंग है हर बारी। तो उसने कहा कि ऐसे लिखा है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने टैटू पार्लर से कॉल किया, मतलब ऐसे बोला कि मैं वहाँ से कॉल करूँ। मैंने उसको बोला कि सर आपने जो किया था ना, ये टैटू कराया था, हम इसका ना आपको रिफ़ंड देना चाहते हैं, और आप अगर कोई और टैटू कर, तो उसको लगा रिफ़ंड देना चाहते हैं किस लिए? तो मैंने कहा सर हमसे ना एक छोटी सी गलती हो गई है। कहते क्या? मैं कहा सर आप जो लिखवा कर गए हो ना, हमारे यहाँ पे जो लड़का है जिसने रिसर्च करी थी, उससे ना थोड़ी गलती हो गई है। मैंने अभी जाके चेक किया है, आई एम द हेड ऑफ दिस प्लेस एंड द प्रॉब्लम इज़ कि उसने जो आप पे लिखा है ना वो प्रॉस्पेरिटी नहीं है। तो वहाँ से साइलेंस। कह रहे प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो क्या लिखा है आपने? कहा सर वो गलती से ना हमने चाइनीज़ में लिख दिया मेड इन चाइना। उसके तो तोते उड़ गए, उसके घोड़े उड़ गए बिल्कुल ऐसी तरह। तो उसने वहाँ से आवाज़ आई, पहले तो गुस्सा हुआ, कोई चिल्लाने लगा, कहता हाउ डेयर यू, ये तो टैटू है, ये जाएगा थोड़ी। मैं कहा सर हम उस पर कोई फूल वूल बना के कुछ कवर कर देंगे, वो हमारा काम है, आप आ जाइए। तो वो कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो ऑलमोस्ट रोने की कगार पे आने वाला था। फिर मुझे लगा अब मजाक हो गया, अब ये जहाँ तक खींचना था खींच दिया। फिर मैंने उसको रिवील किया, मैंने कहा सुन यार तेरे इस दोस्त ने तेरा नंबर दिया था, वो तो प्रैंक कर रहे थे। तो एंड में ना वो इतना हंसा, वो इतनी देर हंसता रहा कि उसकी हंसी पे ही हमने कॉल काट दी, क्योंकि कितनी देर हंसी प्ले करे, तो एंड देन ही सेड थैंक यू। तो मेरे प्रैंक्स अगर आप पुराने भी निकाल के सुन लोगे ना, वो प्रैंक जब एंड होता था ना, जिसके साथ भी हम प्रैंक करते थे ना, वो एंड में बोलता था थैंक यू। तो मकसद बड़ा सिंपल था कि जिसका मजाक करो ना उसे भी मजा आए, जिसके साथ मजाक करो। तो ये सब कुछ कर रहा था मैं, एंड देन आई रियलाइज कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि अब जब सब कर रहे हैं ना, तो फिर क्या भीड़ का हिस्सा थोड़ी बनना है, कुछ अलग करके देखो। क्रिएटिव आदमी का क्या मकसद होता है ज़िंदगी में आने का, अपने करियर में क्या करेगा, वो कुछ नई चीज़ देगा ऑडियंस को। तो तभी मेरे को मौका मिला, और फिर मैंने CSR करना शुरू कर दिया, और CSR के साथ साथ अब और भी चीज़ें करते चले जा रहे हैं। बस CSR एक्टिव है, CSR को नहीं रोक सकता मैं। बहुत बढ़िया। नितिन, एक दौर था जब, चूँकि आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो ऑफकोर्स कोई भी है तो वो सामने है, बट एक टाइम था जब सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं थे लोग, था भी नहीं, इनफैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था सच। तो उस दौर में क्या था कि RJs जो थे सिर्फ सुनाई देते थे, ना मिस्टर इंडिया का जो अनिल कपूर था कि दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता। तो लाल चश्मे से भी नहीं दिख रहे थे। राइट। तो या तो लाल चश्मे से नहीं दिख रहे थे या चश्मा था ही नहीं, जो भी रीज़न था। तो उस दौर में क्या था कि कई बार ऐसा होता था कि जब आप कोई आपका लिसनर है तो उसको आपकी आवाज़ से मोहब्बत हो जाती है, आमतौर पे ऐसा होता है जी। तो मेरी एक बार किसी बहुत सीनियर RJ हैं, काफ़ी मशहूर, तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने एक किस्सा शेयर किया। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे साथ क्या हुआ कि कोई लड़की आके बैठ गई ऑफिस में, और उसने कहा मैं यहाँ अनशन पे बैठी रहूँगी क्योंकि मुझे शादी करनी है उस फलाना RJ से। शादी नहीं करनी तो एटलीस्ट एक बार मिलवा दो, ठीक। तो उन्होंने बहुत देर कोशिश की, नहीं मिले, लेकिन जब वो बैठी रही तो उन्होंने कहा कि चलिए जाके मिल लेते हैं। और जब वो सामने गए सज्जन, तो लड़की ने कहा कि
मानने से इनकार कर दिया। ये तो हो ही नहीं सकता, जिस आदमी की आवाज़ इतनी खूबसूरत हो वो इस पर्सनालिटी का नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मुझे इतना मुश्किल हुआ उस लड़की को कन्विंस करने में कि भैया मैं ही हूँ वो, ठीक है, आप मेरी आवाज़ मिलाइए ना, आपको मेरी असली आवाज़ तो पहचानते हैं। तो ऐसा कोई किस्सा आपके साथ भी कभी हुआ हो? हाँ, मुझे लगता है उन्होंने मेरा कैसे लेके आपको चेप दिया क्योंकि सेम है। आई थिंक मोस्टली जितने भी रेडियो जॉकीज हैं ना, कुछ हैं, कुछ हसीन दिखने में है तो उनके साथ नहीं होता होगा, पर हमारे जैसे जो है रेडियो जॉकी जो ऐसे दिखते हैं इनके साथ हुआ है। इनफैक्ट अब मेरा थोड़ा जो शरीर का आकार है थोड़ा चेंज हुआ है, तो जिस समय की मैं बात बता रहा हूँ मैं काफ़ी गोल हुआ करता था, तो ज़िंदगी में लोगों ने बोला था यू शुड हैव अ गोल इन लाइफ, मैं खुद ही गोल हो गया नहीं, जो अगला सवाल हमारा आएगा वो इसी पे आएगा। एनीवेज अच्छा, पहले आप कंटिन्यू करें जी। पर तो मैं काफ़ी गोल था और ऐसे ही हुआ कि मुझे पता लगा कि एक कॉलेज की कुछ लड़कियां जो हैं वो आई हैं मुझसे मिलने के लिए, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। पहला प्राइवेट एफएम था जहाँ मैंने काम करना शुरू किया था, नए नए वी वर टेस्टिंग सक्सेस, कभी न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ रही है, कभी कोई इंटरव्यू कर रहा है, ये वो करके सब कुछ बड़ा मज़ा आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि रिसेप्शन पे ना उस कॉलेज की लड़कियाँ आई हैं तुमसे मिलने के लिए। तो मैं बाहर गया तो ये लड़कियाँ बहुत चुलबुली बबली बबली इधर उधर कूद रही हैं कि नितिन आने वाला है, नितिन आने वाला है, नितिन आने वाला है। तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड, ज़माने में हम थे भी अनमैरिड, तो बड़े खुश हैं, नौजवान चलो आज तो माँ के लिए बहू लेके जाएंगे यहाँ से। तो वहाँ पहुँचा उनके बीच में, तो मैंने बोला हाय, कहते हाय। तो मैंने कहा अब एक्सप्रेशन का खेल है, ठीक है, अब आप देखिएगा कि क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं जाकर बोला हेलो, कहते हाँ जी। मैंने कहा आप सब, हाँ हम नितिन से मिलने आए हैं। मैंने कहा नितिन से मिलने आए, कह रहे हाँ। मैंने कहा मैं ही नितिन हूँ, हैं आप नितिन हैं, आई एम नॉट किडिंग, दिस वॉज देयर एक्सप्रेशन। तो अंदर ही अंदर आप जो ब्रोकन की बात कर रहे थे ना, ब्रोकन मेरा था उस दिन। एकदम मुझे आवाज लगा आई। मैं रात के शो में फोन करके बताऊं अपनी दिल की दास्तान। ऐसा तो नहीं था कि शीशा टूटने जैसी आवाज आती है वैसी कुछ? आप पूछो मत क्या क्या टूट गया, मतलब अंदर ऐसे हड्डियों में से ऐसी आवाज है क्रंज। तो मेरे को लगा, मैंने कहा ये तो, मैंने कहा हाँ जी मैं ही नितिन हूँ, क्या कहते। तो दे वर स्वीट इनफ, उन्होंने कहा कि ओह सो स्वीट। मैंने कहा सो स्वीट हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, तो फ़ोटो वोटो खिंचवा लीजिए आप। मुझे लग रहा था इनको भी इंटरेस्ट रह गया कुछ फ़ोटो वोटो खिंचाने का, पर दे वाज स्वीट, उन्होंने ऑटोग्राफ वगैरह साइन करे और मतलब अच्छा लगता था। आरजेस के बहुत ज़्यादा ऑटोग्राफ लोग साइन कराते नहीं हैं, मुझे नहीं लगता हम इतने बड़े भी स्टार से कुछ, तो कोई करा लेते और बड़ी खुशी मिलती है। तो उन्होंने साइन वाइन कराए और फिर चले गए। फिर मैंने घर जाके बताया तो मेरे घर वाले भी खूब हंसे, कह रहे कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। तो ये जो अभी आप बता रहे थे एक साइज़ की बात कर रहे थे, तो उस तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ ये मैंने सुना है, देखा भी, इनफैक्ट आपके पुराने वीडियोस और फोटोज़ देखे तो आपने वेट काफ़ी रिड्यूस किया है। तो ये जो आपका वेट रिडक्शन की जर्नी थी, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे? देखो एक तो ना मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि अब फिर ऐसा लगेगा कि ज्ञान पीटने बैठ गए यार। कोई बात नहीं, सॉरी, पर ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आज ये देख रहा है ना, अगर वो मेरी ज़िंदगी में जो मेरे साथ हुआ है उससे कुछ भी सीख ले जाकर आज खुश रह पाएगा ना, तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट का भी सक्सेस है और मेरे 24 साल के करियर का भी सक्सेस है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट, बॉडी शेमिंग इतनी होती है ना, एंड इट इज़ सो डिसहार्टनिंग। देखो कोई पतला दुबला इंसान अपनी मर्जी से पतला दुबला नहीं होता, आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत ज़्यादा पतला, और कोई मोटा इंसान अपनी मर्जी से मोटा नहीं होता। अगर वो चाहे तो वो भी चाहेगा कि उसका सिक्स पैक ऐब हो, वो एकदम फिट हो, ऐसे करे तो डोले निकल आए, शर्ट फटने लग जाए, इतने बड़े डोले हों, है ना। आप इस तरह मत देखो, मेरे नहीं है इतने डोले, पर सो बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा होती है। देखो इंसान ना कभी भी अपनी और किसी और के सिचुएशन में कभी खुश नहीं आता। एक बड़ा प्यारा सा कोट है कि एज अ रूल मैन इज़ अ फूल, व्हेन इट्स हॉट he wants it cool, when it's cool he wants it hot, always wanting what is not। तो उसको वही अच्छा लगता है जो नहीं होता है। तो इसी तरीके से इंसान की तो आदत है, फितरत है, टिप्पणी करेगा कि ये मोटा है, ये पतला है। जब मैं मोटा था बहुत तो लोग बोलते थे हो कितना खाता है, मोटा है, तेरे को लगता नहीं कभी तेरे को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो गई, ये वो फलाना। अब जब पतला हो गया तो कितना कमज़ोर हो गया, कैसे चुसा हुआ आम लग रहा है, बताओ। मैं एक तो चुसा हुआ आम लग भी नहीं रहा, तो काम है ना, जस्ट बिकॉज आई बिकम फ्रॉम देयर टू हियर। तो मतलब वो कभी आपको खुश रहने नहीं देंगे। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसी, मैं आपको शुरू में बता रहा था ना 1% लोग 99% अच्छे, ये 1% लोग कभी आपको खुश नहीं रहने देंगे, कोशिश करेंगे। तो एक तो पहली बात तो प्लीज़ स्टॉप बॉडी शेमिंग, जो जैसा है रहने दीजिए। बिकॉज ये जो हमारा आइडिया है ना ऑफ ब्यूटी, ये बहुत ही नकली है। बिकॉज हु डिसाइड्स व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, व्हाट इज़ हैंडसम, किसने बोला?
जस्ट बिकॉज अब तो बहुत खुश हूँ मैं कि हमारे कंट्री में तो फेयरनेस क्रीम वगैरह के अगेंस्ट भी जो है उनका नाम वगैरह बदल दिए गए हैं, बिकॉज ये क्यों एक रंग के लिए या किसी बॉडी शेप के लिए क्यों इतनी फैसिनेशन है? सब खूबसूरत है, भगवान के बनाए हुए इंसान है सब। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा इतने ओबीस हो रहे हैं कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है तो हेल्थ के लिए आप वज़न घटाइए। मेरी शुरुआत भी ऐसी ही हुई। तो शुरुआत क्या हुई थी, एक दो बारी पहली बात तो मैंने सुन लिया था किसी को कहते हुए, एक दो बारी तो ऐसे मैं अपनी बीवी के साथ था, सुपरमार्केट में था, किसी ने, आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड, पर बहुत ज़्यादा कुछ अजीब सी बात एक बच्चे ने बोल दी मेरे लिए। तो बीवी के साथ था, नई नई शादी हुई थी, कहीं ना कहीं एक ईगो, मेल ईगो तो होती है यार, बीवी के सामने मत बोले, है ना, अकेले में बोलती थी तो चलता। तो उस बच्चे ने बोला, मुझे थोड़ा हर्ट हुआ, मैं इसके बाद चलो छोड़ो। उसी दौरान क्या हुआ, भगवान ना एक तरीके का सिग्नल दे रहा था। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मुझे कॉल आया लिसना का। तो उसने मुझे कहा, उसने कहा नितिन जी मैं आपका फ़ैन हूँ इतने समय से, आपको एक बात कहनी थी। मैंने कहा क्या? कहा कि आपकी आवाज़ में ना थोड़ा बदलाव आया है। तो मुझे लगा कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, मैंने कहा थैंक यू। कह रही नहीं थैंक यू नहीं, कह रहे ऐसे लगता है आप ना हाँफ रहे हैं। मैंने कहा मतलब? कहते हैं आप जब बात करते हैं ना तो बीच में ऐसे लगता है आप हाँफ रहे हैं और आपकी आवाज़ दबी दबी आती है। दबी दबी क्यों आती है? बिकॉज मेरा गला जो, मतलब आई हैड अ डबल चिन, ट्रिपल चिन। मेरी चिन अभी यहाँ है तो दाढ़ी की वजह से बनने लग रही, और वो यहाँ थी, इतनी थी, और वो इतनी मोटी हो गई थी कि मेरे गले पे दबाव पड़ता था। आप भी वॉइस आर्टिस्ट हैं, आपको पता है कि जब गले में ज़्यादा मोटापा हो जाए तो आवाज़ दबने लग जाती है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो लोगों ने रियलाइज़ कर लिया, और उस बंदे ने मुझे, देखो चाहता तो ट्रोलिंग करता है, लिख देता है ए तेरी आवाज़ को क्या हो गया, उसने मुझे अलग से फ़ोन करके मेरे शो पे बोला, विच मीन्स वो वाकई में कंसर्न था। तो फिर मैंने जाके डॉक्टर से बात करी। तो वो जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा चलिए देर आए दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। कह रहे ये तो उन्होंने बोल दिया, अगर वो नहीं बोलते यू वुड हैव डेफिनेटली डेवलप्ड अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि तुम मॉर्बिड, आई वाज मॉर्बिडली ओबीस, आई वाज नॉट ओबीस, आई वाज मॉर्बिडली ओबीस, एंड दैट्स द डे आई डिसाइड एज कि बॉस कुछ तो करना पड़ेगा। एंड धीरे धीरे करके जो है मैंने क्या करना शुरू किया, मैं, हो सकता है कई लोगों को लगे बड़ा अनहेल्दी है, मैंने बस अपना पोर्शन साइज़ घटा दिया। पोर्शन साइज़ घटा दिया तो मैं, अगर आप मुझे खाते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी शायद इसने टेस्टिंग के लिए खाना लिया है, पर वो मेरा मेन कोर्स ही वही होता है, मैं उतना ही खाना खाता हूँ। मैंने अपनी मील्स तोड़ दी, तो एक दो मील्स की जगह मैंने जो है 6-7 मील्स लेनी शुरू कर दी, और मैंने अपने आप को थोड़ा एक्टिव करना शुरू किया। जैसे कोशिश करता हूँ सीढ़ियाँ ले लूँ। अब जैसे आप यहाँ तक, हम कितने, फर्स्ट फ्लोर? हाँ, ये तो फर्स्ट फ्लोर है ना, तो ये फर्स्ट फ्लोर की जितनी सीढ़ियाँ हैं, अगर मैं पहले वाला नितिन होता तो मुझे इस फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी में 3 ब्रेक लेने पड़ते, आपको बीच में मुझे पानी भी पिलाना पड़ता। और एक वो कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो ये था कि एक दिन ना बड़ा भयंकर जाम लगा। हम जयपुर से आ रहे थे, मैं, मेरे मामा जी, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ और मेरा भाई। तो हम वहाँ से आ रहे थे, तो रास्ते में इतना जाम लगा, कुछ 4.5-5 घंटे का जाम लग गया था, एंड वी वर स्टक इन दैट जाम। अगले दिन अखबार में भी आया था। तो वहाँ ना रास्ते में माई वाइफ एंड माई मदर नीड टू यूज़ द वॉशरूम। गाड़ी आ गई थी, पेट्रोल पंप तकरीबन 500 मीटर पीछे रह गया था। तो सबने कहा कि यार गाड़ी तो इधर ही खड़ी हुई है जाम में। तो हमने ड्राइवर साहब को बोला, हमने कहा ड्राइवर साहब आप ना धीरे करके चलाते रहो, जहाँ मौका मिले पार्क कर लेना, हम चल के आ जाएंगे। मैं ही सबसे उत्तेजित होकर बोल रहा था, आप चिंता मत करो, आप पार्क करो, हम आ जाएंगे ड्राइवर साहब, अब वहाँ पे कुछ खाने पीने का हो तो ले लेना, आप वेट करो। वो सिर्फ 500 मीटर दूर था। यू विल नॉट बिलीव इट, वो 500 मीटर का स्ट्रेच था। हम लोग चल के गए। पहले जाते टाइम मुझे 2-3 बारी रुकना पड़ गया, और आते टाइम मेरी इतनी बुरी हालत हुई, माई वाइफ हैड टू रन टू द पेट्रोल पंप बैक एंड गेट मी अ ग्लास, बॉटल ऑफ वाटर। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं इस रोड पे, इफ़ आई कैन नॉट इवन गारंटी द सेफ्टी ऑफ माई फैमिली, इफ़ आई कैन नॉट बी विद देम, अब इस मोमेंट पे इंस्टेड ऑफ बीइंग दैट पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ एवरीवन, ये तो मेरा ध्यान रख रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो जाए मैं तो खुद अपना ही ध्यान नहीं रख पाऊंगा। एंड दैट्स द डे आई रियलाइज कि यार शायद थोड़ा वजन, इसलिए नहीं कि मुझे कोई अच्छा दिखना था, मुझे ऐसा लगता है मैं तो जब हुश-पुश था तब भी अच्छा था। अभी मुझे कई लोग बोलते हैं, कहते पर्सनालिटी तो आपकी तभी थी। तो मैंने कहा यार तुम तो नहीं, खुश वो हो तो गए। फिर वो वाला मामला हो ना कि खुशी आपको कहीं भी नहीं मिल रही है। तो फिर लेकिन फिर तब मैंने रियलाइज़ करा, मैंने कहा हेल्थ वाइज ही सही अपने आप को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एंड वहीं से शुरुआत हुई, थोड़ा सा वज़न घटा लिया, थोड़ा सा वज़न घटा है, थोड़ा है बाकी। मैं हमेशा बोलता हूँ माइल्स टू गो बिफोर आई ईट नॉट स्लीप। तो बस खाने में थोड़ा कंट्रोल किया। 90% आपका वेट लॉस जो है ना वो ज़बान से है। अगर आपने ज़बान को कंट्रोल करना चाहिए वैसे भी, बोलने में भी और कहा जाता खाने है ना में कि भी। आपको हाँ बोलने में भी और खाने में भी करें तो आप सब कुछ अच्छा रहता है। और 10% मेरा कार्डियो है, कार्डियो कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। मैं बहुत आलसी हूँ, मैं इतना आलसी प्रियंका जी कि अगर मैं लेटा हूँ घर में,
मेरी नाक पे मक्खी बैठ जाए तो शायद मैं किसी और कमरे से बुलाऊंगा उम्मीद किसी को कि करेंगे आके कि उड़ा कोई और दूं। ऑनेस्टली ऐसा है मेरा हाल, मैं बहुत आलसी हूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा वो थोड़ा बहुत कार्डियो हो जाए वही बहुत है बस ज़िंदगी में। ये जिमिंग विमिंग अपन से तो होती नहीं। हैट्स ऑफ टू द पीपल जो करते हैं। मेरा भाई खुद जिम जाता है इतना ज़्यादा, तो मेरी माँ मुझे बोलती रहती देख सीख ले। मैं कहा नहीं सीखना, सिंपल। अगर कोई आरजे बनना चाहता है तो उसके लिए आपका क्या सजेशन होगा, क्या गुण होना चाहिए? क्योंकि देखिए नॉर्मली मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं आपकी खुद फ़ैन हूँ, मुरीद हूँ, लेकिन कई बार लोग कहते हैं जैसे कि एक पर्टिकुलर वॉइस चाहिए होती है और आपकी वॉइस काफ़ी अलग है उससे। जी जी जी। तो क्या कोई मतलब कोई खास चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है आरजे बनने के लिए? देखो पहली बात तो ना आपको ये बात बताऊँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि एक तरीके की आवाज़ चाहिए रेडियो में आने के लिए, वही गलत है। ऐसे कोई तरह की आवाज़ नहीं। आई नो ऑफ अ लॉट ऑफ रेडियो जॉकीज जिनकी बड़ी श्रीली आवाज़ है पर इतना अच्छा कर रही हूँ, दे वेरी फेमस। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि सिर्फ आरजे ही नहीं, किसी भी करियर में ऐसा वैसे ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात तो है ना, आपको एक सच्चा इंसान होने की ज़रूरत है। रेडियो पे ना दिखते नहीं हो आप, बिकॉज यू कैन नॉट सी द पर्सन अक्रॉस द एयर वेव्स, माइक के उस तरफ। दैट इज़ द रीज़न। थोड़ा पेचीदा मामला है क्योंकि आप दिखते नहीं हो, उसी वजह से ये रेडियो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है। विच मीन्स कि आपकी आवाज़ ही आपकी शक्ल है। जहाँ आपने झूठ बोला लिसनर आपको 1 सेकंड में पकड़ लेगा। लिसनर नोज इट, राइट। तो जनता जो है, पब्लिक, जो वो गाना था ना ये पब्लिक है सब जानती है, दैट इज़ अ फैक्ट। वो इतने साल पहले गाना बना के चले गए, उन्हें पता था। ये फैक्ट है, ये पब्लिक सब जानती है। एंड अगर आपने झूठ बोला, अगर आप कन्विंस नहीं किसी चीज़ के बारे में और आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बोला गया है, तो सूनर और लेटर द ऑडियंस विल फाइंड आउट एंड दे विल स्विच टू अनदर स्टेशन। तो पहली बात तो एक सच्चे इंसान बनिए और आप जिस बारे में भी शो कर रहे हैं, यू मस्ट फील स्ट्रांगली अबाउट इट। देयर हैव बीन टाइम्स, फॉर एग्जांपल, मैं उन गानों का नाम नहीं लूँगा तो आप मुझसे पूछेगा नहीं, 1-2 गाने थे जो मुझे पसंद नहीं थे बिल्कुल। रेट्रो भी था उसमें, पुराना गाना भी था, नया गाना भी था। मैंने उनको बोला मुझे गाने बड़े भद्दे लगते हैं, मेरे शो में मत चलाओ। तो उन्होंने बोला अरे इनकी रेटिंग्स अच्छी आ रही है। मैं कहता चुकी, बट जब मैं ये गाना चलाऊंगा मैं इसको जस्टिस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पर्सनली ये गाना पसंद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो गाने में चलाऊँ जो मुझे पसंद हो। मैंने कहा ठीक है, तो दे अंडरस्टैंड। तो आपको सिमिलरली एक बार ऐसे हुआ कि एक क्लाइंट ने कुछ हमें मेंशन भेजा कि आपको पता ही क्लाइंट्स कैसे होते हैं, दे विल गिव अ प्रॉपर स्क्रिप्ट एंड ऑल। कई बार अपनी तरफ से उन्होंने भेजा, तो मैंने उनको बोला, उसमें ना मेरी फैमिली इन्वॉल्व करके उन्होंने बोला था कि आज जब मैं घर गया तो मेरी माँ ने मुझे, मैं कहा ये झूठ है, मेरी माँ ने मुझे कभी आज तक बोला ही नहीं ऐसे। कई बार क्लाइंट ने बोला, कहा सॉरी टू बैड, मेरी माँ ने नहीं बोला है। मैंने कहा अगर आप चाहें तो मैं इसको ट्विस्ट करके बता सकता हूँ कि ये ब्रांड क्या कहना चाहती है, उनका मैसेज अक्रॉस अच्छी तरह पुट कर दूंगा, दैट्स माय जॉब। बट मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे बाप ने मुझे आज तक ऐसे बोला नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। तो रेडियो स्टेशन भी समझदार होते हैं, वो समझते हैं, कह रहे हाँ ठीक है, आपको जैसे करना है कर लो। सो पहली बात, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू डूइंग ऑन है। जब आप एंटर करेंगे इंडस्ट्री, हो सकता है आपको लगे कि यार मैं बोल रहा हूँ तो स्टेशन कहेगा अभी नया नया तो आया तू, होता कौन है बताने वाला, पर कोई ऐसे आपसे बात नहीं करेगा। सो डू थिंग्स दैट यू फील स्ट्रांगली अबाउट। दूसरी बात, अपनी आवाज़ पे काम कीजिए। मुझे 24 साल हो गए रेडियो करते हुए। मैं आज भी जब सुबह उठता हूँ, सबसे पहले सुबह उठ के वॉइस एक्सरसाइज करता हूँ बिफोर आई स्टार्ट माई शो। वो मेरी दिनचर्या का सबसे पहला, ब्रश करने के बाद तो आप सोचो गंदा आदमी ब्रश नहीं करता, पर उसके बाद जो सबसे पहले मैं वॉइस एक्सरसाइज करता हूँ। आई मेक श्योर कि थोड़ा सा रियाज करूँ, उसके बाद ऑन एयर जाऊँ, क्योंकि रोज़ी रोटी है ना हमारी, है ना। तो अगर आप देखेंगे भी, अगर आप शो सुनेंगे ना, आपको मेरे एनर्जी लेवल्स हर घंटे में अलग लगेंगे। वो एक साइंस है, रेडियो इज़ ऑल्सो साइंस। तो वो इसलिए है क्योंकि 7 बजे एक अलग तरह का ऑडियंस होता है, 8 बजे वो ऑडियंस क्या कर रहा है, 9 बजे वो क्या कर रहा है, 10 बजे वो क्या कर रहा है, उस हिसाब से आपको अपनी आवाज़। तो अगर आप मेरा पेस सुनेंगे ध्यान से मेरे शोज़ में, तो इट्स अ इंडस्ट्री सीक्रेट, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई करना चाहे तो करे, तो उसको आपको फ्लक्चुएट नहीं करने दे सकते कि अभी ऊपर चढ़ गया अभी नीचे हो गया। वो बिल्डअप होता है पूरा का पूरा। वो शो एक साइंस है ना। तो उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, जो हमारे म्यूज़िक मैनेजर्स होते हैं, जो म्यूज़िक बनाते हैं शो के लिए, जो गाने लगाते हैं, जो एड्स करते हैं, हर चीज़ में जो है एक साइंस होता है। सो इट इज़ नॉट कि आए बोला और गाने लगा दिए, वो सब पूरा का पूरा रिसर्च करके हम कर रहे हैं। तो उस रिसर्च का हिस्सा बनिए, राइट। अभी रिसेंटली बिग एफएम ने एक बहुत अच्छा एक इंटरनल कैंपेन भी करा। उन्होंने दे वांटेड टू नो कि हमारे जो बंदे हैं उन्हें कैसा कंटेंट पसंद है, उन्हें कौन से गाने पसंद है। हमने पूरा डिपस्टिक सर्वे अपने अंदर के लिए भी किया, बाहर के लिए तुम करते हैं, अंदर के लिए भी किया। सो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो आप इसका हिस्सा बने। फिगर आउट व्हाट योर ऑडियंस वांट्स। वो कैसे पता लगेगा? अपने आप को क्लोज ना रखें। जैसे आई लव गोइंग इनटू द क्राउड्स। मैं
रोज़ डेली जो है अपनी 31 सेक्टर की मार्केट के पास रहता हूँ गुरुग्राम में, डेली जाता हूँ, जितने हमारे सब्जी वाले जितने भी हमारे भाई हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं उनसे बातें करता हूँ, रिक्शे वालों से बात करता हूँ, जो ई रिक्शा वगैरह चला रहे हैं उनसे बैठ के बात करता हूँ, कभी कभी ऐसे बैठ जाते हैं रिक्शा में, गोल चक्कर से घुमा के ले आई हो, क्योंकि उससे तो आपको पूछने का real picture पता चलती उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। चाय वाले के पास बैठ जाता हूँ, क्योंकि चाय वाला इज़ द बेस्ट प्लेस, पता लगाना है आपको देश में क्या हो रहा है, सारा का सारा पॉलिटिक्स वहीं चल रहा है चाय वाले की दुकान पे। तो चाय वाला बताता है आपको, अरे कल ऐसा हो गया, कल वो आए थे, वहाँ से एक वो हल्का सा वो चिंगारी फेंकता है, सारे के सारे टूट पड़ते हैं, अंदर जो है बातें करनी शुरू करते हैं। तो वहाँ पे जाके आप बैठ के बातें कीजिए, लोगों से बात कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ चैनल देखिए, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। हमें लगता है कि हमें परोस दिया जाए सब कुछ, तो मैं भी बैठ सकता हूँ कि मेरा प्रोड्यूसर मुझे बता देगा क्या है क्या नहीं, बट मैं रोज़ बैठ कर रिसर्च करता हूँ। मेरा शो 7 बजे शुरू होता है, तो मैं रोज़ सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठ के सारे न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन स्कैन करता हूँ, न्यूज़ चैनल्स चलाता हूँ, सुबह देखता हूँ कि क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आई है रात को, क्या नहीं आई है, वो रोज़ एवरी डे दैट हैज़ टू हैपन। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी, अपना रिसर्च पक्का रखिए, आवाज़ पे काम कीजिए, सच्चे इंसान बनिए, आप अच्छे आरजे बन जाएंगे। अच्छा, अभी आपने टीआरपी का जिक्र किया था कि रेटिंग का, गानों की रेटिंग, तो किस तरह से तय होती है रेडियो के अंदर गानों की रेटिंग? तो देखिए गाने तो देखो, हम ज़्यादातर गाने जो चलेंगे वो अपने, चाहे अभी के हैं, जैसे हम टाइमलेस क्लासिक्स पे जाते हैं, टाइमलेस म्यूज़िक बोलते हैं हम उनको, तो वो हम वही गाने चलाते हैं जो जब वो आए थे तो वो चार्ट्स पे रहे हों, है ना। तो दोज वर सॉन्ग्स दैट वर ऑन द चार्ट्स, जनता चाहती थी, जनता को गाने अच्छे लगते थे, हम वही गाने चलाते हैं। सिमिलरली कई बार ऐसा भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाना है जो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं पाया किसी वजह से, पर हमें ऐसा रेडियो प्रोफेशनल लगता है कि यार इस गाने के साथ ना कुछ गलत हुआ है। इस गाने, जैसे मैं आपको एक गाना बताता हूँ कि अशोक मस्ती जी का गाना है, ठेके आते नित खड़के गिलासी तेरे ना, वो गाना पहली बारी जब आया था चला नहीं था। ओके। तो मैंने अपने स्टेशन को समझाया, मैंने कहा इस गाने में ना कोई बात है। तो मैंने अशोक मस्ती जी को, मैं इतना जानता नहीं था उस वक्त, मैंने अपनी तरफ से उस गाने को लेकर उसके रोटेट्स पढ़वाए। मैं कहा ये गाना चलेगा, इस गाने को जितना माइलेज मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है, पर आप इस गाने को दो और आप देखना क्या होगा। दैट बिकेम हिज बिगेस्ट हिट। और आप उनसे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, वो आज भी ये बात बोलते हैं। मैंने उस गाने को इतना पूछ के, बिकॉज कई बार ना आपको अंदर से आवाज़ आ जाती है एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि हमारा काम ही है ना गाने सुनना, क्योंकि अब ये भी नहीं आएगा तो फिर क्या ही आएगा। आपका फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेस? बहुत ही टिपिकल चॉइस है सबकी, मतलब यू लिव इन दिस कंट्री, यू कैन नॉट से बिग बी। आई थिंक वो इंसान अपने आप में एक बॉलीवुड है, मतलब वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है। समझ गई तो हूँ मैं आप कहाँ अमिताभ जा रहे बच्चन हैं। जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हर कोई है। आई थिंक वो उस इंसान की अगर आप 10% भी टैलेंट लेकर अपने अंदर डाल लेंगे ना, तो आप एक अच्छे एक्टर बन जाएंगे। तो वो बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। अगर आप न्यू एज आप लोग एक्टर्स का तो में, कॉलेज भी सेम रहा है। खिरोड़ी में और मेरा स्कूल शाहरुख खान वाला रहा है, क्या सेंट कोलंबस बात स्कूल। है, क्या बात है। तो कमबख्त इतनी बड़ी पर्सनालिटीज है, कोई बोलता ही नहीं कि खुराफाती नितिन का स्कूल है, खुराफाती नितिन का कॉलेज, कोई शाहरुख ये खान थोड़ा अमिताभ बच्चन गड़बड़ जी हो वहाँ से गया। निकले। हाँ, तो वो, और अगर आप न्यू एज एक्टर्स वगैरह से पूछे के बारे में पूछें तो मुझे रणवीर सिंह बहुत पसंद है। दैट मैन इज़ अ पावर हाउस। उस आदमी में इतनी एनर्जी है ना, मतलब दैट इज़ दी ओनली आर्टिस्ट दैट आई हैव इंटरव्यूड जो आपकी एनर्जी खा जाता है, क्योंकि वो इतनी एनर्जी है उस इंसान में, उसका इंटरव्यू करने में इतना मज़ा आता है ना, दैट ही इज़ सो मच पार्ट ऑफ इट। तो मुझे रणवीर सिंह बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप एक्ट्रेसेस का पूछें, तो अगर आप यस्टरयर्स का पूछें तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस पसंद थी, पर जैसे मुझे वहीदा रहमान जी बहुत अच्छी लगती थी। मतलब मुझे बचपन में लगता था कि मैं बड़े होकर शादी करूँगा इनसे, मुझे इतनी खूबसूरत लगती थी वो, इतनी सुंदर एक्टिंग करती थी। तो वहीदा रहमान जी। और अगर आप मुझसे पूछे आज के, माधुरी दीक्षित ऑफ कोर्स, हाउ कैन यू फॉरगेट। आई नो, सबकी फेवरेट। जी, सिंगर्स में अलका याग्निक जी, कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, सोनू निगम। वो इंसान गलती से भी गलती नहीं करता है, इतना खूबसूरत गाता है वो इंसान। आई थिंक क्या आवाज़ है। अभी आजकल के सिंगर्स अगर पूछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अरिजीत इज फैंटास्टिक। अरिजीत की आवाज़ ऐसी है ना कि आपको रुला भी देगी, हंसा भी देगी, इतना दर्द है उस इंसान की आवाज़ में, इज फैंटास्टिक। और अगर एक्ट्रेस से पूछे तो आलिया, जानवी इज अ, आपने उलझ देखी, क्या एक्टिंग करती है वो लड़की, क्या मज़ेदार एक्ट्रेस है। मतलब इट्स अमेजिंग। एंड व्हाट इज़ अमेजिंग इज़ कि शी हैड अ लेगेसी टू फॉलो। एक तो बॉनी कपूर जी की बेटी, फिर श्रीदेवी की बेटी, इतनी, हाँ, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल आल्सो ना डूइंग दैट। लगता नहीं है कि कोई एफर्ट करना पड़ और रहा है। इतना अच्छे, बिकॉज आपको इतने बड़े शूज़ फिल करने होते हैं, तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभिषेक बच्चन जब आए थे, अमिताभ बच्चन जी के शूज़ फिल कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल था। बट ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। मुझे अभिषेक बच्चन बहुत अच्छे लगते हैं। व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर। मतलब इतना, वो कहते हैं एफर्टलेस एक्टिंग करते हैं वो, कि जो एफर्टलेस एक्टिंग करता है उसका सबसे ज़्यादा एफर्ट लग रहा होता है कैमरे के पीछे। बैठ के पूरी जद्दोजहद कर रहा था वो इंसान। तो ये सारे एक्टर्स पसंद है मेरे को, ये सारे लोग हैं। पिक्चरें भी पूछोगे आप? नहीं आप बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। पिक्चरें तो ये लिस्ट है, आई थिंक
हाँ, मुझे वही लगा था कि गाने या पिक्चरें बहुत सारे गाने फिर भी आप शायद बताना चाहेंगे। बचपन की एक पिक्चर जो मुझे बहुत पसंद थी वो आपने नाम लिया था मिस्टर इंडिया, क्योंकि मैं मैजिक में बहुत बिलीव करता हूँ और साइंस में बहुत बिलीव करता हूँ, तो साइंस और मैजिक का मिश्रण था वो पिक्चर। बहुत बहुत बेहतरीन मूवी है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि बड़े होकर पक्का मैं इतना पैसा कमा लूँ कि मुझे आई वॉज कन्विंस्ड कि वो गैजेट कहीं है, वो छुपा हुआ है जिससे इनविजिबल हो जाते हैं। तो मेरे बचपन की एक वो ड्रीम थी कि मैं कभी ना कभी ये मिस्टर इंडिया का जो है गैजेट ले लूँगा कहीं से, तो मेरे दिल के बड़ा करीब था। फिर लकड़ी की काठी गाना था, वो हमने बड़े बचपन में गाया, मैं अभी भी कभी मौका मिलता है चला देता हूँ। तो वो मासूम बड़ी प्यारी पिक्चर थी। शोले ऑफ कोर्स सबकी फेवरेट रही है। अमिताभ बच्चन जी की जो सारी पिक्चरें मेरे को अच्छी लगती थी, मतलब आई थिंक मैंने सारी पिक्चर देखी। पर आपको पता है मैंने सबसे ज़्यादा पिक्चर कौन सी देखी ज़िंदगी में? हीरो, जैकी श्रॉफ जी की। मैंने 400 से ज़्यादा बारी पिक्चर देखी है वो। क्या आप बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरा रूटीन था, मैं ना बचपन से ही मुझे बाइक्स का बहुत शौक था। अब मैं अभी भी बाइकर हूँ और मुझे बाइक्स का इतना शौक था कि वो पिक्चर मुझे इसलिए पसंद थी कि उसमें बाइक्स थी, बाइक रेसिंग थी। जब उस ज़माने में इतनी पिक्चरें भी नहीं आती थी बाइक्स की। और आप देखेंगे अगर ज़्यादातर 90% पिक्चरें जो जैकी श्रॉफ जी की है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो बाइक ले आते हैं। चाहे पिक्चर में कोई तुक बनती ना बनती हो, कहीं ना कहीं वो बाइक ले आएंगे। जैसे सनी देओल जी की बहुत सारी पिक्चर में आपको घोड़े दिख जाएंगे, घुड़सवारी की उनको बहुत शौक है शायद। तो जब भी पिक्चर आई थी मैं छोटा था बहुत, पर मेरा मम्मी के साथ एक टाई अप था कि मैं होमवर्क करूँगा, पढ़ाई करूँगा, सब कुछ करूँगा, पर जब मैं स्कूल से आऊँगा तो मैं रोज़ हीरो देखूंगा। तो मैं डेली हीरो देखता था। तब कैसेट होती थी। हाँ, वीसीआर वीसीपी पे जी, वीसीआर होता था। तो मैं इतना देखता था कि वो कैसेट घिस गई। तो हमारे घर में 3 प्रिंट्स आए थे उसके, क्योंकि मैं उसको देख के घिस चुका था। तो मुझे वो बहुत पिक्चर पसंद थी। तो दीज आर अ फ्यू ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। जी, अगर नितिन आरजे नहीं होते और शेफ भी नहीं होते तो क्या होते? देखो, वैसे तो मैं हमेशा से एक्टर ही बनना चाहता था। मैं अभी भी वही जद्दोजहद में, आप नो क्वाल्म्स इन सेइंग इट, वो स्ट्रगल अभी भी जारी है। कम वक्त कोई रोल दे नहीं रहा, जब कोई दे देगा तो हम फिल्मों में भी आ जाएंगे। तो वो स्ट्रगल अभी तक जारी है। जैसे रेडियो मेरी एक महबूबा है, तो दूसरी महबूबा मेरी एक्टिंग है। तो इनके साथ मेरे को ताउम्र प्यार रहा है और प्यार रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं अंदर है, जब मौका मिलेगा उसको निकाल लाएंगे। देयर इज नो एज टू डू एनीथिंग। तो मुझे लगता है अभी भी कोई मौका देगा तो, मैं ऐसे बुढ़ा नहीं हो गया मैं, तो अगर बुढ़ा हो भी जाता हाँ, तो तब भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग ऐसे हैं ना जो सीरियस सिटीजन हैं, जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं है वो आरजे बनना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें, पूरी कोशिश रहेगी आपको ऑनर लेकर आ जाएंगे। एक्टिंग का भी मैं बोलता, मेरा खुद का नहीं हो रहा करियर सेट में, आपका क्या करूँगा। बातचीत इतनी दिलचस्प चल रही है, इतने सारे किस्से कहानियाँ आपने हमारे साथ शेयर किए, मन कर रहा है कि हम इस बातचीत को ऐसे ही कंटिन्यू करें। लेकिन बैटरी लो हो चुकी है 2 बार कैमरे की, प्रेस करते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी वक्त का तकाजा है कि अब हमें इसे साइन ऑफ करना पड़ेगा आज की बातचीत को। लेकिन जाने से पहले, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप सिर्फ आने वाले कुछ बरसों तक नहीं, बल्कि कुछ और मुझे कहना चाहिए दशकों तक ऐसे ही लोगों को अपनी आवाज़ के मुरीद बनाते रहें, सुनाते रहें। और साथ ही साथ जो भी आपकी पूरी जर्नी है, जिसमें मैंने बताया कि आप हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, रुलाते भी हैं, और साथ ही साथ बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, उससे भी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक प्रेरणा का काम करते रहें। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना फेवरेट गाना हमारे दर्शकों के बारे ज़रूर बताएं, अपनी आवाज़ में, क्योंकि आप गाते बहुत अच्छा हैं। थैंक यू सो मच। गाता अच्छा नहीं हूँ, सिर्फ गाने का शौक है। पर जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप भी देखिए कनेक्ट विद प्रियंका, कि मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पर आकर। और जितने भी इनके पहले के भी एपिसोड है वो भी देखिएगा, आगे के एपिसोड है वो भी देखिएगा, क्योंकि होस्ट तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको ज़िंदगी में, अच्छे इंसान बहुत कम मिलेंगे, ये अच्छी इंसान है। तो इनके सारे पॉडकास्ट ज़रूर देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और ये वाला सबसे ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? अपने घर पे भी सबको, वो जो सुबह का मॉर्निंग का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहाँ लिंक ज़रूर डाल देना, वहाँ से सब चीज़ वायरल हो जाती है। राइट। पर एक गाना है जो मेरे दिल के बड़े करीब है, और मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी का सार है ये, और हर किसी को ये गाना जो है अपना एंथम बना लेना चाहिए, अपना पर्सनल एंथम। कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। मैं हूँ खुर्रा बद्रुद्दीन। गॉड ब्लेस। जय हिंद, जय भारत।